माय नेम इज़ लाइबा ताहिर। आई एम फ्रॉम द एमके प्रिपरेशंस प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फर्टिलाइजेशन एंड लाइमिंग ऑफ फिश पॉन्ड। इस टॉपिक को समझने के बगैर कोई भी पर्सन फिश की प्रोडक्शन करता है तो उसको एट द एंड कोई भी प्रॉफिट जो है वो नहीं मिलता। अगर वो अपने पॉन्ड की सही से फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहा, अपनी पॉन्ड की सही से लाइमिंग नहीं कर पा रहा, तो उसकी फिश के पॉन्ड के अंदर बहुत ज़्यादा डिजीजेस जो है वो सामने देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से उनकी फिश की प्रोडक्शन भी इतनी अच्छी नहीं होगी और उसको जो है वो यील्ड भी नहीं मिलेगी। ये वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखनी है, काफ़ी हेल्पफुल होगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने यदि वाइल्ड लाइफ, फिशरीज या फिर जोलॉजी का कोई भी पेपर पास करना है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं उसको देख लेते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ फिश पॉन्ड, लाइमिंग ऑफ पॉन्ड, बायोलॉजिकल साइकिल्स एंड न्यूट्रिटिव फाना इन द पॉन्ड, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिश प्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन और लाइमिंग को हम डिटेल से स्टडी करेंगे। फिर हम ये देखेंगे पॉन्ड के अंदर फिश के लिए न्यूट्रिटिव फाना कौन सा है जिससे फिश जो है वो न्यूट्रिशन ले रही है। देन हम स्टडी करेंगे फिश की प्रोडक्शन में कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं, फिश की प्रोडक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। फर्टिलाइजेशन ऑफ फिश पॉन्ड, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन का मतलब है पॉन्ड के अंदर हम फर्टिलाइजर्स को ऐड कर रहे हैं। अब फर्टिलाइजर्स क्या हैं? फर्टिलाइजर्स आर नेचुरल और सिंथेटिक सब्सटेंसेस that are used in ponds to increase the production of the natural food eaten by the fish. फर्टिलाइजर्स इस तरह के नेचुरल या फिर सिंथेटिक सब्सटेंसेस हैं। नेचुरल मतलब जो नेचर ने खुद बनाए हैं, नेचर में प्रेजेंट है, हम उसको वहां से एज इट इज यूज कर सकते हैं। और सिंथेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस जो फिश की प्रोडक्शन को या फिश की फीड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम खुद लेबोरेटरी के अंदर जो है वो सिंथेसाइज करते हैं, खुद बनाते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजर इस तरह के नेचुरल या फिर सिंथेटिक सब्सटेंसेस हैं जो पॉन्ड के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या करने के लिए? नेचुरल फूड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, जिसके ऊपर जो फिश है वो फीड कर रही है। ओके, दीज ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन एंड इंसेक्ट्स। अब वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके ऊपर जो है वो फिश फीड करती है? उनमें आ जाएंगे फाइटोप्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स का मतलब तो आपको पता ही होगा। प्लैंक्टन्स क्या होते हैं? ड्रिफ्टेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं पॉन्ड के अंदर, और ये पानी की लहरों के साथ मूव करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, आम इंसानी आंख से हमें नजर नहीं आएंगे, लेकिन ये काफी हद तक जो है वो फिश को खुराक प्रोवाइड करते हैं। फिश ज्यादातर फिर जो है वो फाइट प्लैंक्टन्स के ऊपर ही करती है, देन इंसेक्ट्स के ऊपर करती है। ठीक है, तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करेंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को यूटिलाइज करते हुए फूड भी बनाएंगे और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेंगे पॉन्ड के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजर्स की मदद से हम इन ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन को भी इनहेंस कर सकते हैं। अगर हम इनकी प्रोडक्शन को इनहेंस करेंगे तो इनडायरेक्टली जो है वो हमारी फिश की प्रोडक्शन भी इनहेंस होगी, फिश इनके ऊपर फीड करेगी और अच्छे से ग्रो कर पाएगी। ठीक है, फर्टिलाइज मतलब रिप्रोडक्शन कर पाएगी पॉन्ड के अंदर। दे आर ऑल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड वेब कन्वर्जिंग टूवर्ड फिश प्रोडक्शन, increasing the availability of major nutrients. Fertilizers promote the development of algae which provide food for many fish. जो फर्टिलाइजर हैं वो क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब फिश के लिए अब न्यूट्रिएंट्स जो है वो पॉन्ड के अंदर प्रेजेंट है, जिनको वो यूज करके अपने नंबर को भी इंक्रीज कर सकती है, अपनी ग्रोथ को भी इंक्रीज कर सकती है। जो फर्टिलाइजर्स हैं वो एल्गी की डेवलपमेंट को भी क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं। आपको पता है जो एल्गी है वो भी एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है पानी के अंदर। ये भी ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करती है और फोटोसिंथेसिस करती है, विच प्रोवाइड फूड फॉर मैनी फिश। और इसके नतीजे में क्या होगा? बहुत ज्यादा फिश को जो है वो फूड प्रोवाइड करेंगे। Then, fertilization also leads to the development of animals which feed on algae, including some fish such as catla, silver carp, tilapia, etc. अब फर्टिलाइजेशन की मदद से हम उन फिश को भी इंक्रीज कर सकते हैं जो एल्गी के ऊपर फीड कर रही हैं, जैसे कैटला, सिल्वर कार्प, टिलापिया वगैरह फिश की स्पीशीज हैं जो एल्गी के ऊपर फीड करती हैं। और अगर हम एल्गी के नंबर को इंक्रीज करेंगे तो इनडायरेक्टली इन फिशेज का नंबर भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। It is directly dependent on water quality like temperature, pH, alkalinity and dissolved oxygen level. ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन है वो डिपेंडेंट होती है किन फैक्टर्स के ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर, पीएच के ऊपर, जो पानी है क्या वो अल्कलाइन इन नेचर है या फिर एसिडिक की नेचर है इसके ऊपर, एंड डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट। फिर हमने ये देखना है कि ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो पानी के अंदर
कितने % डिजोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक हो गया। देन हमने देखना है फर्टिलाइजर्स की कितनी टाइप्स हैं जो हम पॉन्ड के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट वन है मिनरल और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। मिनरल और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का क्या मतलब है? विच कंटेन ओनली मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड नो ऑर्गेनिक मैटर, जिनके पास सिर्फ मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं और ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। दे आर मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियली टू बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर फॉर इम्प्रूविंग फिश प्रोडक्शन। और इनको हम जो है वो इंडस्ट्रीज के अंदर खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, खुद बना रहे हैं, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करने के लिए, क्रॉप की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, देन फिश फार्म्स के अंदर इस्तेमाल करने के लिए, फिश की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर जो है वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स ही होंगे जो कि ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं है, इनऑर्गेनिक है। और हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को डिटेल में स्टडी भी करने वाले हैं कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एक्चुअल में होते क्या है और पॉन्ड के अंदर इनका क्या काम होगा। देन आते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में क्या होगा? विच कंटेन अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड अ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। अब इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर भी होगा और मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी होंगे। दे आर प्रोड्यूस्ड लोकली, फॉर एग्जांपल एज वेस्ट फ्रॉम फार्म एनिमल्स और एज एग्रीकल्चरल वेस्ट। अब ये नेचर में खुद प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हम लोग जो एनिमल के फीसिस हैं उनसे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल वेस्ट से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, और देन इनको जो है वो पॉन्ड्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे। फिश इनको यूज करेगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये पॉन्ड की फर्टिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। ठीक है, ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने डिस्कस करने हैं इनऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब कौन से ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जो पॉन्ड के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं पॉन्ड की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए, उसका जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजिशन कर रहे हैं उनके नंबर को इंक्रीज करने के लिए। डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं उनकी बेस पे हम देखेंगे कि हम ये केमिकल फैक्टर्स को क्यों यूज कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट वन है हमारे पास लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का अगर हम उर्दू में मतलब देखें तो वो क्या होता है? चूने का पत्थर। चूने के पत्थर के बेशुमार फायदे हैं। अगर कोई इंसान पॉन्ड की कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो पॉन्ड की कंस्ट्रक्शन से पहले जब उसने फॉर एग्जांपल साइट की सिलेक्शन की, साइट प्रिपरेशन की, वो सारा हम जो टॉपिक है वो हम अपनी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो उसमें वो क्या करेगा? लाइमस्टोन की अच्छी खासी अमाउंट में वहां पे स्प्रेडिंग कर देगा, चूने के पत्थर की स्प्रेडिंग कर देगा। वो क्यों कर देगा? इसके बेशुमार फायदे हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि एंटी पैरासाइटिक है। कोई भी पैरासाइट जो है जो फिश के लिए नुकसानदेह हो सकता है, पानी के अंदर जो है वो बीमारियां काज कर सकता है, उसको खत्म कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये जो है वो न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करता है सोइल से पानी के अंदर, ताकि जो फिश है उसको इजीली रिजॉल्व कर सके। फिर ये जो ऑर्गेनिक मैटर या फिर जो ऐसा मैटर जो डिकम्पोज होने के लिए पानी के अंदर पड़ा है उसकी डिकम्पोजिशन करवाएगा। तो इस तरह के वेरियस फंक्शंस हमने इसके देखने हैं लाइमस्टोन के। देन फॉस्फोरस फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, पोटाशियम फर्टिलाइजर, मैग्नीशियम फर्टिलाइजर और कुछ ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे हमारे पास इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके, लाइमस्टोन एंड लाइम कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स। Lime is considered as fertilizer owing to the fact that it contains calcium। आपको पता है कि लाइमस्टोन के पास जो है वो क्या होता है? कैल्शियम प्रेजेंट होता है। अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, वन ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय ऑल मेंबर्स ऑफ एक्वाटिक फाना एंड फ्लोरा। जो कैल्शियम है वो एक्वाटिक फाना एंड फ्लोरा दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो वो इसको यूटिलाइज करते हुए अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं अगर हम लाइम जो है वो पॉन्ड के अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है, कैल्शियम साल्ट्स आर यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर्स। स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए भी कैल्शियम साल्ट्स को इस्तेमाल किया जाता है। टिश्यू स्ट्रक्चर को बनाने के लिए भी कैल्शियम साल्ट यूज होते हैं। एंड ब्रिंग्स अबाउट इंपॉर्टेंट चेंजेस इन पॉन्ड सोइल। और पॉन्ड की सोइल में इंपॉर्टेंट चेंजेस करने के लिए, फॉर एग्जांपल उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए और उसकी ऑक्सीजन कंटेंट को मेंटेन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, विच रेडियली इंप्रूव्स द कंडीशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। वही बात है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को जो है वो उसकी कंडीशन को इम्प्रूव कर देगा, जिसके अंदर फिश जो है वो इजीली सर्वाइव कर पाएगी, बीमारियों से दूर रहेगी। ठीक है, द चीफ यूजेस ऑफ लाइम आर। अब यहाँ पे हमने देखना है कि लाइम को हम क्यों यूज कर रहे हैं, उसके चीफ यूजेस क्या हैं। इट हैज एन एंटी पैरासाइटिक एक्शन, इट डिस्ट्रॉयज पैरासाइट्स इन वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल। मतलब कोई भी जो पैरासाइट है वो सॉइल के ऊपर प्रेजेंट है या पानी के अंदर आ गया, वो हमारी फिश को नुकसान देगा, उसको खत्म करने के लिए हम उसके अंदर क्या अप्लाई कर देंगे? लाइम अप्लाई कर देंगे। मतलब चूना जो है वो पानी में घोल के
पॉन्ड के अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये व्हाइट कलर का होता है। इट किल्स वेरियस हार्मफुल इंसेक्ट्स एंड देयर लार्वे। और ये कुछ इस तरह के इंसेक्ट्स पॉन्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कुछ इंसेक्ट्स तो वो होते हैं ना जिनके ऊपर फिश फीड करती है, लेकिन कुछ हार्मफुल होते हैं जो जिनके लार्वे और वो खुद जो है उनका खत्म हो जाना ही पॉन्ड से बेहतर है, तो उनको किल करने के लिए लाइम इस्तेमाल करते हैं हम। इट न्यूट्रलाइजेज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस मैग्नीशियम, पोटाशियम एंड सोडियम आयंस। अब अगर ये वाले फर्टिलाइजर्स जो हैं, ये वाले मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो हैं, सॉरी फर्टिलाइजर नहीं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स मैग्नीशियम, पोटाशियम या सोडियम आयन पॉन्ड के अंदर जो है वो ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनके जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लाइम को इस्तेमाल करते हैं। इट काजेज प्रेसिपिटेशन ऑफ एक्सेसिव ऑर्गेनिक मैटर इन सस्पेंशन इन वाटर। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज अगर पानी के अंदर प्रेजेंट, उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, मतलब हम उसकी प्रेसिपिटेशन कर रहे हैं। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर एक्सेसिव अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में पानी के अंदर प्रेजेंट है, जो कि अब जरूरत नहीं है उसकी, कि वो मतलब निकल जाना है वहां, उससे बेहतर है, तो लाइम को डालने से हम उसकी क्या करवा देंगे, प्रेसिपिटेशन, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, देन हम उसको ड्रेन आउट कर देंगे। एंड क्रिएट्स इन अल्कलाइन इन्वायरमेंट। अल्कलाइन इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि जो उसकी पीएच है उसको हमने एसिडिक की नेचर तो बिल्कुल ही रहने देना, ठीक है, उसको अल्कलाइन नेचर बनाना है इन्वायरमेंट को, विच इज मोर कॉन्जीनियल देन एसिड इन्वायरमेंट फॉर बैक्टीरिया एंड फंजाई। वो कह रहे हैं अल्कलाइन इन्वायरमेंट जो है वो ज्यादा मिलनसार है एज कम्पेयर टू एसिड इन्वायरमेंट बैक्टीरिया और फंजाई के लिए। अगर इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाएगा तो बैक्टीरिया और फंजाई जो है अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, और अगर बैक्टीरिया और फंजाई अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे तो जो है वो ये डिकम्पोजिशन भी नहीं करेंगे। अगर ये डिकम्पोजिशन नहीं करेंगे तो बायोलॉजिकल साइकिल जो हमने नेक्स्ट स्टडी करना है उसमें आपको पता चलेगा वो भी स्टॉप हो जाएगा, और पूरा का पूरा पॉन्ड का जो सिस्टम है वो खराब हो जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरह जैसे हम लैंड की बात कर लेंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ होती है, तो वो जब बरी कर देते हैं हम उसको सॉइल के अंदर, तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स दोबारा सॉइल के अंदर ऐड कर देते हैं। बिल्कुल उसी तरह पानी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज कर देते हैं बैक्टीरिया और फंजाई, और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को दोबारा सॉइल के अंदर या वाटर के अंदर भेज देते हैं ताकि फिश जो है उसको इजीली यूज कर सके। तो अगर ये वाला प्रोसेस हम रोक देंगे तो जो हमारी फर्टिलाइजेशन पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, और फिश की प्रोडक्शन और ग्रोथ के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। द चीफ यूजेस ऑफ लाइम आर, अच्छा, इट एक्सलरेट्स डेवलपमेंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग एंड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब नाइट्रोजन फिक्सिंग और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का क्या मतलब है? आपको पता है कि पानी के अंदर भी जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, लेकिन यूजलेस होती है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है यूजेबल फॉर्म के अंदर, जिसको प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो इजिली यूज कर सकें। तो ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन की कन्वर्जन करवाते हैं, लाइम जो है वो उनको भी एक्सेलरेट करता है, उनको उनकी प्रोडक्शन को भी, उनकी डेवलपमेंट को भी स्पीड अप कर देता है, ठीक है। It increases the biological activity by accelerating the decomposition of mud and its organic constituents. फिर ये क्या करेगा, ये मड की डिकम्पोजिशन को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, और उसके ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, मतलब मड के ऊपर जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसकी डिकम्पोजिशन को फास्ट स्पीड अप कर देगा। एंड देयर बाय रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सेडिमेंट्स, और फिर क्या करेगा, सेडिमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर रिलीज कर देगा। और हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं यूज करके खुराक बनाते हैं, ठीक है। एंड हेंस लेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट बिकमिंग अ लिमिटिंग फैक्टर पार्टिकुलरली ड्यूरिंग समर। और इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वो भी पॉन्ड के अंदर बिल्कुल भी खत्म नहीं होगी और लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे नहीं जानी जाएगी, पार्टिकुलरली समर के अंदर, गर्मियों के अंदर। The most important function of liming is to adjust the acidity of soil and water. अब मेन जो फंक्शन है लाइमिंग का वो क्या है, हमने अपनी सोइल या फिर वाटर को एसिडिक नहीं होने देना। एसिडिक का मतलब क्या है, हमने उसके अंदर जो है वो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है वो नहीं बढ़ने देनी। जब वो बढ़ेगी तो इसका मतलब है हमारी जो पीएच है वो बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी। आपको पता है पीएच स्केल के ऊपर जो 7 है वो न्यूट्रल होती है, 7 से नीचे जितनी भी आ जाएगी वो जो हमारी सोइल या फिर हमारा जो वाटर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, एसिडिक। तो हमने इसको एसिडिक नहीं होने देना। इसको खत्म करने के लिए, एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम जो है वो पॉन्ड की लाइमिंग करते हैं, ठीक है। द पीएच ऑफ एसिड वाटर इज इंक्रीज टू अ डिजायरेबल लेवल। हम एसिड वाटर की पीएच को अपनी मर्जी के लेवल तक जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइमिंग। अ स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम इज ऑफ प्राइम नेसेसिटी इफ द बायोलॉजिकल साइकिल ऑफ द पॉन्ड इज टू रिमेन अंडर आइडियल कंडीशन। अगर आपने पॉन्ड को आइडियल कंडीशन पे रखना है तो हमें
जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा अल्कलाइन ही चाहिए, एसिडिक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। व्हेन लाइमिंग इज नेसेसरी, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पॉन्ड के अंदर लाइमिंग नेसेसरी हो चुकी है, जरूरी हो चुकी है, ठीक है। व्हेन पीएच ऑफ वाटर इज टू लो, जब पानी की पीएच बहुत ज्यादा लो है, और आपको पता है कि लो पीएच जो है, अभी मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो है वो एक पीएच स्केल है, ये जो 7 है ये न्यूट्रल है, ठीक है। इसके ऊपर आके ना तो हमारा जो मीडियम है या जो भी हम वाटर जिसकी भी मेजरमेंट कर रहे हैं, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, ठीक है। यहाँ से अगर हम इस साइड को मूव करेंगे तो जो हमारी पीएच है वो एसिडिक होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ से इधर को मूव करना स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो पीएच है वो बेसिक होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब अल्कलाइन नेचर होना शुरू हो जाएगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे न्यूट्रल, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक जो है ये हमारा होता है स्केल। तो अब हम लोगों ने पानी को मेजर कर लेना है, क्लोरीमेट्रिक मेथड के साथ हमने पानी की, या फिर इलेक्ट्रोड डिप करके, डिफरेंट जो है वो फिनोमेनाज होते हैं पानी की पीएच को चेक करने के लिए। हमने पीएच को चेक कर लेना है, अगर तो पीएच बहुत ज्यादा लो है तो हमें जरूरत है कि हम इसके अंदर क्या करें, लाइमिंग करें, मतलब उसके अंदर जो है वो लाइमस्टोन ऐड करें, जिसकी वजह से जो हमारी पानी की पीएच है वो बेहतर हो जाए, ठीक है। देन व्हेन अल्कलिनिटी इज टू लो, जब अल्कलाइन नेचर जो है वो बहुत ज्यादा लो, वही बात है कि अगर अल्कलाइनिटी जो है वो इतनी ज्यादा लो है तो इसका मतलब है वो भी एसिडिक की नेचर की तरफ ही जा रही है, तो हमने उसको भी स्टेबल करना है। व्हेन द बॉटम इज टू मडी, जब आपका जो बॉटम है, सोइल का जो बॉटम है बहुत ज्यादा मडी है, मडी का मतलब यह है कि कीचड़ ज्यादा है, मतलब पानी की कंसंट्रेशन है वो कीचड़ लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर से उसके अंदर बहुत ज्यादा जो ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स जो है वो फंसे हुए होते हैं, ठीक है। फंसे हुए मतलब वहां पे उसकी वो रिलीज नहीं अच्छे तरीके से हो रहे होते हैं, तो वहां से न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करवाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइमिंग करते हैं। व्हेन द ऑर्गेनिक मैटर इज टू हाई, जब ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा हाई है तो हमने लाइमिंग क्यों करनी है, जो ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन है वो लाइमिंग की मदद से हो सकती है, इस वजह से अगर हम लाइमिंग करेंगे तो ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन हो जाएगी पानी के अंदर। देयर इज अ डेंजर ऑफ ऑक्सीजन डिप्लेशन, अगर हमें खतरा हो कि पानी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन की कमी होने वाली है तो भी जो हम लाइमिंग जो है वो पानी पौंड की करेंगे, उसके अंदर जो चूने का पत्थर है उसे ऐड कर देंगे। देन आता है लाइमिंग शुड नॉट बी डन, अब हमें किन सिचुएशंस में लाइमिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इफ वाटर इज वेरी रिच इन कैल्शियम, अगर पानी के अंदर जो है कैल्शियम पहले ही बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, क्योंकि हमारा जो सोर्स है वो कैल्शियम की जो लेना है ना, कैल्शियम लेना है हमने उससे, जो हम लाइमस्टोन उसके अंदर डाल रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट उसके अंदर डाल रहे हैं, तो वहां से हम लोगों ने कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करना है। अगर पानी के अंदर पहले ही ज्यादा कैल्शियम है तो हमने लाइमिंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि अगर हम वो कर देंगे तो क्या होगा, बिकॉज अंडर दिस कंडीशंस फोस्फोरस फॉर्म्स इनसोल्युबल कैल्शियम फोस्फेट, फोस्फोरस जो है वो कैल्शियम फोस्फेट इनसोल्युबल कैल्शियम फोस्फेट बना देगा, विच इज डिपोजिटेड एट द बॉटम, जो बॉटम के ऊपर जाके डिपोजिट हो जाएगा, वो किसी काम का भी नहीं रहेगा। इफ द सोइल इज लूज, अगर आपकी सोइल जो है वो लूज है, इतनी ज्यादा कॉम्पैक्ट नहीं है, इतनी ज्यादा मतलब हार्ड नहीं है, एंड कंटेन्स अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ह्यूमिक कंपाउंड्स, और इसके पास ह्यूमिक कंपाउंड्स की भी क्वांटिटी क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर भी इतना ज्यादा इसके पास नहीं है, तो भी हम लोगों ने जो है वो लाइमिंग नहीं करनी, और हमने कंडीशंस पीछे पढ़नी है कि हमें किन किन कंडीशन में लाइमिंग करनी है। इन सच केसेस लाइम रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स विच आर अल्टीमेटली लॉस्ट विद वाटर ड्रेनेज, फिर क्या होगा, लाइम जो है वो कैल्शियम साल्ट्स की एब्जॉर्प्शन को भी बहुत ज्यादा कम कर देगा, जो कि लॉस्ट हो जाएंगे वाटर डिस्चार्ज के साथ, एंड हेंस देयर बेनिफिट्स और लॉस्ट, और इसके बेनिफिट्स भी खत्म हो जाएंगे। लाइमिंग इज दस इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है नागुजीर, मतलब अब बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है लाइमिंग फॉर हाईली एसिडिक वाटर, जब आपका पानी बहुत ज्यादा एसिडिक हो चुका है, बट हार्मफुल फॉर हाईली अल्कलाइन वाटर, लेकिन अगर पानी आपका हाईली अल्कलाइन है तो फिर ये नुकसानदेह साबित होगी लाइमिंग करना। लाइमिंग ऑफ द पॉन्ड, इफ भी आपको लाइमिंग जो है वो अब करनी किन सिचुएशंस में चाहिए और किस तरह किस अमाउंट में जो है वो चूने का पत्थर ऐड करना चाहिए। इफ कंट्रोल ऑफ डिजीज और प्रेसिपिटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज डिजायर, अगर हम चाहते हैं कि अपने ऑर्गेनिक मैटर की प्रेसिपिटेशन कर पाए, उसको सॉल्यूशन सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, या फिर किसी भी डिजीज को आपने कंट्रोल करना है,
तो हम जो है लाइमिंग करेंगे। द पॉन्ड वाटर इटसेल्फ शुड बी लाइम, तो फिर हमें पॉन्ड के वाटर को लाइम जरूर करना चाहिए। अ डोज ऑफ 200 किलोग्राम पर हेक्टेयर ऑफ लाइम एवरी डे फॉर सेवरल डेज इज क्विट इफेक्टिव। फिर हमने रोज जो है वो 200 किलोग्राम पर हेक्टेयर पे जो है वो लाइम ऐड करना है। टू कंट्रोल स्मॉल ट्रैश फिश और प्रीडेटर्स, स्मॉल ट्रैश फिश और प्रीडेटर्स को कंट्रोल करने के लिए हमें कितनी अमाउंट में जो है वो लाइमस्टोन ऐड करना है? 1500 टू 2500 किलोग्राम पर हेक्टेयर ऑफ क्विक लाइम शुड बी अप्लाइड। तो 1500 से लेकर 2500 किलोग्राम पर हेक्टेयर, एक हेक्टेयर में हमने इतनी अमाउंट डालनी है क्विक लाइम की, जिसके अंदर अप्लाई करनी है। लाइम जो है वो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और क्विक लाइम जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो दोनों का मतलब ये है कि हमने यहाँ से जो है वो ये दोनों एक दूसरे की चेंज्ड फॉर्म है। इफ कंट्रोल ऑफ पैरासाइट इज डिजायर्ड, अगर हमने पैरासाइट को कंट्रोल करना है, देन द लाइम शुड बी अप्लाइड आफ्टर ड्रेनिंग द पोन। तो हमें लाइमिंग कब करनी चाहिए? हमें लाइमिंग पोन को ड्रेन आउट करने के बाद करनी चाहिए, बल्कि मतलब पोन के अंदर से हमने सारा का सारा पानी बाहर निकाल देना है, देन हम उसकी लाइमिंग करेंगे अगर हम पैरासाइट को खत्म करना चाहते हैं। फॉर बेटर रिजल्ट इट इज एडवाइजेबल टू लीव पॉन्ड ड्राई फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। बेटर रिजल्ट के लिए ये एडवाइस किया जाता है कि आप अपने पॉन्ड को जो है वो बिल्कुल ड्राई छोड़ दें 2 हफ्तों के लिए एप्लीकेशन के बाद। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है अपने पैरासाइट्स की किलिंग करनी है, तो आपने सारा का सारा पानी जो है अपने पॉन्ड से निकाल दिया और उस पॉन्ड के ऊपर आपने अपने लाइमस्टोन को अप्लाई कर दिया, क्विक लाइम को अप्लाई कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि आपने उसको उसके अंदर दोबारा पानी फिल नहीं करना, 2 हफ्तों तक उसको जो है वो ड्राई छोड़ देना एप्लीकेशन के बाद। अ डोज ऑफ 1000 किलोग्राम पर हेक्टेयर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और 1000 किलोग्राम पर हेक्टेयर ऑफ कैल्शियम साइनामाइड इज रिकमेंडेड फॉर दिस पर्पस। तो ये वाली जो अमाउंट है ये आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, कितनी अमाउंट किस काम के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं लाइम की। ठीक है, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फॉर जनरल प्रोफाइलेक्टिक पर्पसेस, प्रोफाइलेक्टिक पर्पसेस का मतलब होता है कोई भी बीमारी आने से पहले जो हम प्रिवेंटिव मेजर्स कर रहे हैं। ठीक है, 1000 to 2000 किलोग्राम पर हेक्टेयर ऑफ क्विक लाइम कैन बी यूज्ड, बट इफ लाइमिंग इज डन एवरी ईयर फॉर फर्टिलाइजिंग द पॉन्ड। वो कह रहे हैं कि आपने 1000 से लेके 2000 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है वो क्विक लाइम यूज करना है, लेकिन अगर आप हर साल जो है वो पॉन्ड की फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, लाइमिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको कितने अमाउंट में चाहिए? 100 से 200 किलोग्राम पर हेक्टेयर इज सफिशिएंट फॉर सॉइल्स विच आर नॉट पुअर इन कैल्शियम एंड स्लाइटली एसिडिक। तो फिर आपको कितनी अमाउंट में ये लाइम जो है वो ऐड करना है? 100 से 200 किलोग्राम पर हेक्टेयर आपने इसको क्विक लाइम को ऐड करना है। क्यों? क्योंकि वो वाली सॉइल जो है उसकी हर साल जो है फर्टिलाइजेशन हो रही है, लाइमिंग उसके अंदर हम करवा रहे हैं पॉन्ड की, तो कैल्शियम में भी इतनी ज्यादा पुअर नहीं है और स्लाइटली एसिडिक है, इतनी ज्यादा एसिडिक भी नहीं है जिसके लिए हमें इतनी ज्यादा अमाउंट चाहिए। अगर कोई बंदा जो है वो न्यू अपनी पॉन्ड बना रहा है, न्यू पॉन्ड की कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो वो इतनी अमाउंट में डालेगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऑफ फिश पॉन्ड में अगर हमने लाइमिंग करनी है तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी जो सोइल की टाइप है वो किस तरह की है। पीएच ऑफ सोइल यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, फिर हमने सोइल की टाइप देखनी है, वो हमारे पास थिक क्लेई और लोमी है, सैंडी लोमी है या फिर सैंडी है। अगर तो हमारे पास थिक क्लेई है और लोमी है, लोमी के अंदर सारे मिक्सचर्स ही ऐड होते हैं, सिल्ट हो जाती है, सैंड हो जाती है, क्ले हो जाती है, सारे के सारे मिक्सचर्स होते हैं। तो अगर इस वाली टाइप की सोइल की पीएच जो है वो 4 से कम होगी तो हम क्या करेंगे? 4200 किलोग्राम पर हेक्टेयर लाइम यूज करेंगे। अगर सैंडी लोमी होगी, मतलब सैंड और लोमी दोनों अमाउंट में कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी, तो हम क्या करेंगे? 2200 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है वो लाइम यूज करेंगे। देन अगर सैंडी होगी, मतलब रेतली ज्यादा जमीन होगी, तो फिर 1450 किलोग्राम पर हेक्टेयर तक जो है वो इस्तेमाल करेंगे लाइम, अगर उसकी पीएच 4 से कम है। बिल्कुल इसी तरह 4 से 4.5 के दरमियान होगी तो ये वाली कंसंट्रेशन आ जाएंगी। 4.5 से 5 के दरमियान होगी तो हमारे पास 2700 पर हेक्टेयर, 1450 पर हेक्टेयर एंड 1200 पर हेक्टेयर कंसंट्रेशन आ जाएगी। बिल्कुल इसी तरह ये वाला जो चार्ट है उसको फॉलो करते हुए हमने अपने पॉन्ड की क्या करनी है? लाइमिंग करनी है। ठीक है, देन फर्टिलाइजेशन ऑफ फिश पॉन्ड के अंदर कौन कौन से फर्टिलाइजर्स जो हैं, केमिकल्स यूज हो रहे हैं? सबसे पहले पाउडर लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज यूज टू कंट्रोल एसिडिटी और अल्कलिनिटी स्पेशली व्हेन क्विक लाइम किल्स फिश। अगर वो कह रहे हैं क्विक लाइम जो कि हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं फिश पॉन्ड के अंदर, अगर वो फिश को किल कर रहे हैं तो फिर हम उस लाइमस्टोन को पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज यूज्ड टू इंक्रीज पीएच, ये पीएच को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इट इज अप्लाइड, ये कब अप्लाई करेंगे? व्हेन पीएच इज वेरी लो, जब पीएच बहुत ज्यादा लो है। लो पीएच का मतलब ये है कि वो एसिडिक की तरफ बहुत ज्यादा है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ पैरासाइट्स दैट इफेक्ट ऑन फिश ग्रोथ एंड लाइफ। और फिर ये क्विकलाइम हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? अगर हमने पॉन्ड के अंदर पैरासाइट्स की डिस्ट्रक्शन करनी है, उसको किल करना है, क्योंकि अगर वो किल नहीं होंगे तो वो हमारी फिश की ग्रोथ को भी नुकसान पहुंचाएंगे और वो लाइफ थ्रेटनिंग भी होंगे उनके लिए। देन कैल्शियम साइनामाइड, इट्स एक्शन अगेंस्ट पैरासाइट इज टॉक्सिक, इट डिस्ट्रॉयज द सिस्ट ऑफ पैरासाइट। वो कह रहे हैं कि पैरासाइट्स के अगेंस्ट इसका जो इफेक्ट है बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, जहरीला है, और ये पैरासाइट के सिस्ट को भी किल कर देता है। सिस्ट आपको पता है, पैरासाइट जो है वो अपने सिस्ट रिलीज कर देते हैं, जो कि इंतहाई एडवर्स इन्वायरमेंट को भी बियर कर जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर जो कॉमन हम जो एंटी पैरासाइड्स ऐड करें, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह ऐड करें, इसके ऊपर काम नहीं करेंगी, इसकी किलिंग नहीं करेंगी। तो अगर हम कैल्शियम साइनामाइड डाल रहे हैं तो इसके डालने की वजह से उसके सिस्ट भी किल हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो पॉन्ड है फिश की फार्मिंग के लिए बिल्कुल सेफ हो जाएगा, ठीक है। देन है कॉस्टिक लाइम। कॉस्टिक लाइम में क्या होगा? इट इज आल्सो यूज टू इंक्रीज पीएच ऑफ वाटर, ये भी वाटर की पीएच को इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन बिकम लो, जब पीएच बहुत ज्यादा लो है तब हम इसको अप्लाई करेंगे। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ लाइमिंग। अब लाइमिंग के भी जो है वो 3 मेथड है, ठीक है। लाइमिंग द पॉन्ड ऑफ ड्राइड, लाइमिंग द बॉटम ऑफ ड्राइड पॉन्ड। अगर आपका पॉन्ड ड्राई है तो आप उसके बॉटम पे लाइमिंग कर सकते हो, बॉटम पे जो है पूरा हर तरफ जो है वो चूना डाल सकते हो, तो लाइमिंग होगी पॉन्ड की। लाइमिंग पॉन्ड वाटर, अगर आपका जो पॉन्ड है वो भरा हुआ है पानी के साथ तो पानी के अंदर भी आप चूना ऐड कर सकते हो। लाइमिंग वाटर फ्लोइंग इनटू पॉन्ड, देन आप उस पानी के अंदर भी जो चूना डाल सकते हो जो पॉन्ड के अंदर जो है वो फ्लो कर रहा है, पॉन्ड के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेज हैं पॉन्ड की लाइमिंग के। देन हमारे पास फर्टिलाइजर आता है, फोस्फेट फर्टिलाइजर। पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी लाइमस्टोन पढ़ा है, उसकी एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा है, और ये पढ़ा है कि वो कब जरूरी है और कब नहीं जरूरी। अब हमने दूसरा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पढ़ना है, फोस्फेट फर्टिलाइजर। द यील्ड इंक्रीजेस ड्यू टू फोस्फेट फर्टिलाइजेशन वेरिंग बिटवीन 50 to 125%। वो कह रहे हैं फोस्फेट फर्टिलाइजेशन की मदद से जो हमारी यील्ड है, जो हमारी प्रोडक्ट है, वो 50 से 125% के दिन तक जो है वो इंक्रीज हुआ है, होता है। द एनुअल वेरिएशन डिपेंड ऑन न्यूमरस सर्कमस्टांसिस। एनुअल वेरिएशन जो है वो इन न्यूमरस मतलब वेरियस सर्कमस्टांसिस, सूरत हाल पे डिपेंड करती है। नोटेबली एटमॉस्फेरिक वन, एटमॉस्फेयर पे भी डिपेंड करती है कि जो पॉन्ड का एटमॉस्फेयर है वो किस तरह का रहा है। द बेटर द समर स्पेशली द स्प्रिंग, द बेटर इज एक्शन ऑफ फोस्फेट फर्टिलाइजर। मतलब के समर में भी जो स्प्रिंग का सीजन आएगा उसके अंदर फोस्फेट फर्टिलाइजर्स का जो एक्शन है बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फॉस्फोरस इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट फर्टिलाइजर फॉर फिश कल्टीवेशन। फिश की कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फर्टिलाइजर है वो है फॉस्फोरस। इट्स डेफिशिएंसी हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया एंड फाइटोप्लैंक्टन्स। अगर ये कम हो जाएगा पॉन्ड के अंदर तो ये बैक्टीरिया और फाइटोप्लैंक्टन्स की डेवलपमेंट रोक देगा, वो नहीं होने देगा। Phosphorus is also necessary for skeleton formation and muscular activity. Skeleton formation के अंदर भी phosphorus important है, muscular activity के अंदर भी important है। It constituents blood of fish. ये fish के blood का भी जो है वो main constituent है। Under the certain condition, the phosphorus stimulate the nitrogen fixing bacteria. वही बात, ये जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नंबर को भी इंक्रीज करता है, लाइक एजोटोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पीछे बता दिया। दे स्पीड अप द फिक्सेशन ऑफ सोल्यूबल नाइट्रोजन ऑफ वाटर थ्रू विच प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्रेट इंक्रीज, सो प्रोडक्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स आल्सो इंक्रीज। अगर ये पानी के अंदर नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा तो फाइटोप्लैंक्टन्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स इंक्रीज होंगे तो फिश जो है वो ज्यादा से ज्यादा फीड करेगी और अपने नंबर को भी, अपनी साइज को भी इंक्रीज करेगी। रिकमेंडेड डोज ऑफ फॉस्फोरस, अब कितनी डोज जो है वो फॉस्फोरस की देनी चाहिए? द रिकमेंडेड डोज ऑफ फॉस्फोरस इज 300 किलोग्राम पर हेक्टेयर। एक हेक्टेयर के अंदर हमने 300 किलोग्राम तक फॉस्फोरस ऐड करना है। 1 किलोग्राम फॉस्फोरस इंक्रीजेज द फिश यील्ड बाय 10 किलोग्राम। 1 किलोग्राम फॉस्फोरस जो है वो फिश की यील्ड को तकरीबन 10 kg तक इंक्रीज करता है, ठीक है। दे रिकमेंडेड द डोज ऑफ सुपर फॉस्फेट एज 100 to 200 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और वो कह रहे हैं सुपर फॉस्फेट जो फॉस्फोरस है वो हमारे पास नेचुरली अकरिंग होता है लेक्स के अंदर तो नहीं, ये जो हमारी रॉक्स होती हैं उनके अंदर इसकी डेपोजिशन हुई होती है और वहां से आहिस्ता आहिस्ता जो है रिलीज होके
पॉन्ड के अंदर आना शुरू होता है फास्फोरस। लेकिन सुपर फॉस्फेट जो है ये फास्फोरस की ही जो प्रोसेसिंग करते हैं हम लेबोरेटरीज के अंदर, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज के अंदर, जिसके अंदर जो फास्फोरस उसकी हाई अमाउंट होती है, ठीक है। और इसका जो एप्लीकेशन है, जो इसकी फास्फोरस की रिलीज है पानी के अंदर या फिर जहां पे भी हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, वो एज कम्पेयर टू फास्फोरस ज्यादा फास्ट होती है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप सुपर फॉस्फेट को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने 100 से 200 kg पर हेक्टेयर इस्तेमाल करना है। The best results are obtained when phosphate fertilizer are used in combination with other fertilizers such as potassium and nitrogen. वो कह रहे हैं बेस्ट रिजल्ट आपको कब मिलेंगे, जब आप फोस्फेट फर्टिलाइजर को अनदर फर्टिलाइजर के साथ मिलाकर इस्तेमाल करें, लाइक पोटाशियम एंड नाइट्रोजन के साथ। By the application of the fertilizer, blooms of algae and fungi are formed, turning the water green in color. तो आपको पता है कि पानी के अंदर जो है वो एल्गल ब्लूम्स बन जाते हैं। ज्यादा एल्गी की अगर फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाए तो पानी जो है वो ग्रीन इन नेचर देता है और एल्गल ब्लूम्स जो है वो पानी के ऊपर नजर आना शुरू हो जाते हैं। देन आता है हमारे पास पोटाशियम फर्टिलाइजर। अब हमने देखना है पोटाशियम फर्टिलाइजर जो है वो किस तरह है पॉन्ड के अंदर। द एफिशिएंसी ऑफ पोटाशियम फर्टिलाइजर्स इज नॉट क्लियरली नोन। हमें इसकी एफिशिएंसी के बारे में इस कदर अभी नहीं पता। इन मोस्ट पॉन्ड्स इट इज प्रेजेंट इन सफिशिएंट क्वांटिटी। ये अपनी सफिशिएंट क्वांटिटी में ही प्रेजेंट होता है, सॉइल के अंदर भी, वाटर के अंदर भी। दस इट इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर इन फिश। और ये फिश का के लिए लिमिटिंग फैक्टर भी नहीं है। अब लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? ऐसा फैक्टर जिसके खत्म हो जाने की वजह से फिश की ग्रोथ जो है वो रुक जाए। तो ये कह रहे हैं कि एज सच ऐसा साबित नहीं हुआ कि ये फिश के लिए लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे जो है वो प्रूव हुआ है कि अगर इसकी कंसंट्रेशन कम हो जाए तो फिश की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी और फिश को जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। पोटाशियम शुड बी अप्लाइड व्हेन। पोटाशियम को आप किस तरह जो आपको अप्लाई करना चाहिए? पॉन्ड इज पुअर इन पोटाशियम। ऐसा पॉन्ड जिसमें पोटाशियम है ही नहीं वो पुअर है। पॉन्ड विद लो अल्कलाइनिटी, जिसकी अल्कलाइनिटी जो है वो बहुत ज्यादा लो है। पॉन्ड विद हार्ड वाटर। हार्ड वाटर का मतलब होता है जिसके अंदर केमिकल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, उसके अंदर भी आपको पोटाशियम फर्टिलाइजर्स ऐड करने चाहिए। इट इज प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक पोटाशियम सल्फेट, पोटाशियम क्लोराइड। और ये इन दो फॉर्म के अंदर भी जो है डिफरेंट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे पोटाशियम सल्फेट एंड पोटाशियम क्लोराइड। द रेट ऑफ एप्लीकेशन इज अबाउट, अब हमने एप्लीकेशन का रेट कितना रखना है? 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। देन बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन, तो फिर हमें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। देन आता है हमारे पास नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। द यूज ऑफ अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इज एडवाइज्ड फॉर न्यू पॉन्ड्स विच आर ईदर पुअर। If the pond has a good layer of colloidal mud, it will produce nitrogen itself. वो कह रहे हैं ऐसा पॉन्ड जिसके पास colloidal mud की गुड लेयर है। colloidal mud का मतलब होता है पानी और सोइल का मिक्सचर बनाकर एक मडी सा जो है वो सोइल होती है जिसके अंदर न्यूट्रिएंट जो बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो खुद से नाइट्रोजन की प्रोडक्शन कर पा रहा है, इस काबिल है कि वो नाइट्रोजन को खुद प्रोड्यूस कर पाए। द यूज ऑफ अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर विल बी अननेसेसरी, तो फिर हमें यहाँ पे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को इस्तेमाल नहीं करना। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द यूज ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी डायरेक्टली इकोनॉमिक टू बी एडवांटेजियस। Its indirect advantages such as improvement in the health of the fish can justify its use. वो ऊपर कह रहे हैं कि आपने जो है वो फर्टिलाइजर को तब ही इस्तेमाल करना है जब उसकी जरूरत हो। तो आपने ये भी देखना है कि आपने वो वाली चीजें इस्तेमाल करनी है जो आपकी इकोनॉमी को भी ज्यादा नुकसान ना पहुंचे, उसके लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद हो, एडवांटेजियस हो। तो इसका अगर इनडायरेक्ट एडवांटेज देखें तो ये जो है फिश की इम्प्रूवमेंट करता है, उसकी हेल्थ में, फिश हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है वो हमें पॉन्ड के अंदर इस्तेमाल करना चाहिए। फिश हेल्थ इंप्रूवमेंट की अगर हम बात करें तो हमें नर्सरी पॉन्ड्स के अंदर जो है वो ज्यादा यूज करना चाहिए, क्योंकि नर्सरी पॉन्ड के अंदर हम फ्राई और फिंगरलिंग्स तक जो है वो फिंगरलिंग्स को रखते हैं और 1 मंथ तक जो है उनकी प्रोडक्शन करवाते हैं। तो उसी स्टेज में अगर हम उनकी हेल्थ के ऊपर जो है वो फोकस करेंगे तो देन वो एक फुली फॉर्म एडल्ट की फॉर्म में जो है हमारे पास आएगी, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं होगी और इजीली जो है वो रिप्रोड्यूस कर पाएगी और अपने नंबर को इंक्रीज कर पाएगी। Nitrogen is also one of the most important element. It is required by both plants and animals. In nature, it is present in the free state. नेचर के अंदर ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट है नाइट्रोजन। आपको पता है हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर तो 79% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इन सोइल इट इज प्रेजेंट इन कंपाउंड फॉर्म एज नाइट्रेट्स एंड अमोनियम साल्ट्स। सोइल के अंदर इन फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट है। जो फ्री नाइट्रोजन है वो यूजलेस है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, वो उसको यूज नहीं कर सकते, बट इट इज यूजफुल फॉर सम बैक्टीरिया एंड blue-green algae. Some free-living bacteria like Azotobacter and Clostridium and some symbiotic bacteria like Rhizobium fix nitrogen into nitrates. मतलब वो ये कह रहे हैं कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया इस तरह के हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं
और यूजलेस नाइट्रोजन को यूजफुल नाइट्रोजन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमंस जो है इजीली, प्लांट्स और एनिमल्स बेसिकली इजीली यूज कर सके। देन नाइट्रोजन जो है वो किन फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है? अमोनियम नाइट्रेट के अंदर हमारे पास जो है वो 35% नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। अमोनियम सल्फेट के अंदर 20% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अमोनिया वाटर के अंदर 25%, सोडियम नाइट्रेट के अंदर 16% एंड यूरिया के अंदर 45% तक नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब हम लोगों ने देखना है मैग्नीशियम फर्टिलाइजर्स के बारे में। मैग्नीशियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एल्गल फोटोसिंथेसिस। मैग्नीशियम का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो एल्गी की फोटोसिंथेसिस में है। मैग्नीशियम की मौजूदगी में जो एल्गी है वो इजीली फोटोसिंथेसाइज कर सकती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकती है, फूड प्रोड्यूस कर सकती है। इट रियली लिमिट्स द ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्वेटिक बायोटा। ये जो रियरली, मतलब कि बहुत कम चांसेस इस तरह है कि ये जो है वो लिमिट लगा दे एक्वेटिक बायोटा की ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। एक्वेटिक बायोटा के अंदर फ्लोरा एंड फाना दोनों ही ऐड होंगे। इट इज प्रेजेंट इन द बायोटिक सिस्टम इन लार्ज अमाउंट। ये बायोटिक सिस्टम में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। इट हैज अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन फिश पॉन्ड्स वेयर द सोइल इज पीटी मड। और इसका बहुत ज्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट है फिश पॉन्ड्स में तब जहाँ पे जो आपकी सोइल है बहुत ज्यादा पीटी है। पीटी का मतलब क्या होता है? इसके अंदर जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो पार्शियली डिकम्पोज्ड है, मतलब उसकी डिकम्पोजिशन होना भी बाकी है। तो उसको डिकम्पोज करने के लिए भी मैग्नीशियम फर्टिलाइजर्स को ऐड किया जाता है। मैग्नीशियम फर्टिलाइजर्स की एडिशन से क्या होगा? जो माइक्रोबियल माइक्रोब्स हैं जो फर्टिलाइजेशन डिकम्पोजिशन करते हैं उनका नंबर इंक्रीज होगा। उनका नंबर इंक्रीज होगा तो वो जल्दी से इनकी डिकम्पोजिशन करके सारा का सारा जो न्यूट्रिएंट है वो सोइल या वाटर के अंदर रिलीज कर देंगे। और लिमिट लगाने का मतलब ये था कि बहुत रेयर चांसेस में होता है कि मैग्नीशियम जो है उसकी कमी हो जाए पॉन्ड के अंदर। वो बेसिकली जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट ही होता है पॉन्ड के अंदर। अगर कम हो जाए तो हम खुद उसको जो है वो अप्लाई कर देते हैं। देन हमने देखना है कुछ ट्रेस एलिमेंट्स। ट्रेस एलिमेंट्स इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन चाहिए होते हैं, उसके बगैर जो है वो गुजारा नहीं है। देयर आर डिफरेंट ट्रेस एलिमेंट्स लाइक मैंगनीज, जिंक, कोबाल्ट एंड बोरॉन, कॉपर। ये वो वाले ट्रेस एलिमेंट्स हैं जो फिश ग्रोथ के लिए, जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर भी हम लोगों को ईच एंड एवरीथिंग की चाहिए, विटामिन्स, मिनरल्स, ट्रेस एलिमेंट्स, बिल्कुल इसी तरह फिश की ग्रोथ के लिए भी ये सारी चीजें जो है वो जरूरी है। दीज आर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड एज इम्पोर्टेंट। ये प्रूव हो चुका है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द फाइटोप्लैंक्टन प्रोडक्शन बिकम मैक्सिमम एट देयर डिफरेंट रेट्स। लाइक फाइटोप्लैंक्टन की जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो जाती है अगर हम इनको जो है वो डिफरेंट रेट में इस्तेमाल करें। जैसे जिंक को इस्तेमाल करें 0.5 ppm पे, बोरॉन को 0.07 ppm पे और मैंगनीज को 0.01 ppm पे। जो इनकी ये जो अमाउंट होती है ये आप लोगों ने अच्छे से जहन में रखनी है। और ये भी देखना है कि जो ट्रेस एलिमेंट है वो कौन से हैं, उनको जो दूसरे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के साथ में मिला देना। देन हमने देखना है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक मेन्योर्स। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इस तरह के ऑर्गेनिक मेन्योर्स हैं जिनके अंदर जो है वो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब ऑर्गेनिक मेन्योर्स का मतलब क्या है? मेन्योर होती है बेसिकली खाद, और ऑर्गेनिक खाद का तो मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा कम टॉक्सिक होंगी और काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगी अगर हम इसको जो है वो फिश फार्म के अंदर एज अ फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करें। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मेन्योर के अंदर आ जाएंगे फीसिस एंड यूरिन ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक वो ऐसे एनिमल्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जिनको हम अपने घरों में जो है वो पाल सकते हैं, पालतू जानवर होते हैं हमारे, उनके फीसिस और यूरिन को हम एज अ मेन्योर पानी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं फर्टिलाइजर के तौर पर। और पोल्ट्री, चिकन वगैरह की जो फैक्ट्रीज हैं वहां से भी उनका जो फीसिस एक्सट्रैक्ट करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देन आता है हमारे पास ऑर्गेनिक मेन्योर में कंपोस्ट, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या होता है। ग्रीन मेन्योर्स, नाइट सोइल एंड सिल्क वर्म ड्रैग्स, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले। सबसे पहले फीसिस एंड यूरिन ऑफ लाइवस्टॉक पोल्ट्री के अंदर पिग मेन्योर्स आते हैं। ठीक है। पिग आपको पता है ये मैमल है, और पिग के जो फीसिस हैं उनको हम एज अ फर्टिलाइजर फिश फार्म के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स मच ऑर्गेनिक मैटर, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, एंड अदर न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, जो हमने पीछे पढ़ लिया है किस कदर जो है ये पानी के अंदर फिश की ग्रोथ के लिए, माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए जरूरी है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, दे प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोडक्टिविटी इनडायरेक्टली, और ये जो है वो प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी बहुत ज्यादा असरअंदाज होते हैं पिग मेन्योर्स। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दूं ना, तो ऐसा होता है कि हम लोग खुद से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों का ये फार्म है कि मैंने जो है वो फार्म बना लिया अपना फिश फार्म। ठीक है। तो मैं इस फिश फार्म के ऊपर
फिश फार्म के ऊपर इस तरह से अपना जो है वो फार्म, पिग का फार्म डिजाइन करूंगी, जिसमें मैं क्या करूंगी कि मुझे इतनी ज्यादा कॉस्ट भी ना लगे। यहाँ पे मैं अपनी पिग्स की भी ग्रोथ करवा रही हूँ, ठीक है। और पिग्स के जो फीसिस हैं उनको जो है पॉन्ड के अंदर क्या कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ एज अ फर्टिलाइजर। इस तरीके से मेरे पिग की फॉर्मेशन भी हो जाएगी और जो हमारा फिश फार्म है वो भी अच्छे तरीके से डिवेल्प हो जाए, ठीक है। ये पूरा एक कंप्लीट टॉपिक है जिसके अंदर हमने देखना है कि फिश कम पिग फार्मिंग और फिश कम पोल्ट्री फार्मिंग, फिश कम काओ फार्मिंग, जिसके अंदर हम काओ को फिश के साथ रखते हैं, पिग्स को फिश के साथ रखते हैं, देन पोल्ट्री फार्म बनाते हैं फिश फार्म के साथ, ताकि हम डायरेक्टली जो है इनके फीसिस को इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ आपने ये देखना है कि उनके मेन्योर्स को हम किस तरह से, उनके फीसिस को मेन्योर के तौर पर हम किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। देन आता है हमारे पास कैटल मेन्योर्स। इन कैटल मेन्योर्स बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आर प्रेजेंट लाइक पिग मेन्योर। पिग मेन्योर की तरह इनके अंदर भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स तो प्रेजेंट होंगे, बट कैटल्स आर र्यूमिनेंट्स। र्यूमिनेंट्स का मतलब क्या होता है? र्यूमिनेंट्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो चुगाली करते हैं, ठीक है, जैसे जिनका जो स्टमक है वो 4 सेक्शन के ऊपर जो डिवाइड किया होता है। तो ये र्यूमिनेंट्स के बारे में आपने मैमल्स वाले चैप्टर में डिटेल से पढ़ा होना है। तो इसमें क्या होता है कि जो इनकी जो फूड है वो अच्छे तरीके से मेस्टिकेट हो जाती है और डेलिकेट फॉर्म में जो है बाहर आती है। उनकी जो एक्सक्रीमेंट है, एक्सक्रीमेंट होती है फीसिस, फुजला, जो बाहर आ रहा है, जो रिलीज कर रहे हैं एनिमल्स, ठीक है। कैटल मैन्योर कंटेन नाइट्रोजन विद रेशो ऑफ C/N, मतलब कार्बन रेशो नाइट्रोजन, कार्बन में 25 रेशो होगी कार्बन की, और 9 नाइट्रोजन की होगी 1। The cattle urine contains more nitrogen, therefore cattle excrement decompose slowly. कैटल के यूरिन के अंदर नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा होगा, जिसकी वजह से इसकी जो डिकम्पोजिशन है वो स्लो होगी। देन हमारे पास आता है पोल्ट्री मैनोर्स। पोल्ट्री मैनोर्स मतलब चिक्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह अगर हमने इसके अंदर रखे हैं तो उसके फीसिस को एज अ फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इंक्लूड द फीसिस ऑफ चिकन, डक्स एंड गूस। दीज आर रिच इन बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। इसकी भी जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा रिच होता है, इसलिए हम फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पोल्ट्री मैनोर रोट क्विकली, इनकी डिकम्पोजिशन अच्छे तरीके से हो जाती है। देयर नाइट्रोजन इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय प्लांट्स। इनका जो नाइट्रोजन है वो यूरिक एसिड की फॉर्म में होता है, इसलिए डायरेक्टली प्लांट को यूज नहीं कर सकते। फिर वही बात है, इसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करनी पड़ेगी प्लांट को, ताकि प्लांट्स जो है वो इनको यूज कर सके। देन हमारे पास आता है नाइट सोइल। नाइट सोइल को हम अगर उर्दू में देखें तो इसको हम बोलते हैं इंसानी फुजला। जो इंसान के वेस्ट है, इंसान की जो फीसिस है, उसको भी हम एज अ फर्टिलाइजर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं फिश फार्म्स के अंदर। द टर्म नाइट सोइल इज यूज फॉर ह्यूमन एक्सक्रीमेंट। ह्यूमन इंसानी फुजला के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं। इट्स कंपोजिशन डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूम्ड फूड। अब इसकी जो कंपोजिशन है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि जो इंसान है जिसके फुजला को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जो फूड है उसकी कंजप्शन क्या है, वो किस तरह की फूड ले रहा है। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द रेशो 3:1। मतलब नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन की रेशो में जो नाइट्रोजन है वो 3:1 की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। नाइट सॉइल इज यूज एज अ मेनोर, मतलब इसको भी हम खाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इट मस्ट बी फॉर्मेटेड फॉर इट्स एप्लीकेशन। अब इसका क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि जिस तरह हम पिग मेनोर और पोल्ट्री मेनोर को लेके आते हैं और डायरेक्ट जो है वो पानी के अंदर स्प्रेड कर देते हैं, ये कर भी सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जो हम इंसानी फुजला को इस्तेमाल करते हैं उसकी फॉर्मेंटेशन पहले जरूरी है। मतलब उसके अंदर जो हम माइक्रोबियल एक्टिविटी करवाएंगे, जिसकी वजह से माइक्रोब्स जो है उनके अंदर जितने भी पैथोजेंस हैं, जितने भी टॉक्सिकेंट्स हैं, उनको खत्म कर देंगे, और फिर फर्मेंटेशन के बाद हम ये वाला प्रोसेस, ये वाला जो मेनोर है उसको इस्तेमाल करेंगे पॉन्ड के अंदर, ठीक है। दिस इज इजिली डन बाय स्टोरिंग द मेनोर इन एनारोबिक कंडीशन फॉर 2 to 4 weeks। और फिर हम क्या करते हैं, इसको जो है वो एनरोबिक कंडीशन देते हैं। एनरोबिक मतलब इसको जो है वो ऑक्सीजन हम नहीं प्रोवाइड करते, एनरोबिक कंडीशन देते हैं 2 से 4 वीक तक। हम ऐसा क्यों करते हैं? अगर इसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया जो है, कोई भी पैथोजन ग्रो कर रहा है, तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से उसकी डेथ हो जाए। Quicklime 1 to 2% and formalin 0.1 to 0.2% are effective in killing harmful pathogens in night soil. नाइट सोइल contains both organic and inorganic nutrients। इनके अंदर भी organic और inorganic nutrients होते हैं। These nutrients are necessary for fish productivity in ponds। ये वाले जो nutrients हैं बहुत ज्यादा जरूरी हैं फिश की प्रोडक्टिविटी के लिए ponds के अंदर।
देन हमारे पास आता है ग्रीन मैन्योर्स। ग्रीन का नाम ही हमें जो है वो बताना चाहिए, पता होना चाहिए ग्रीन के नाम से कि इसके अंदर जो है वो प्लांट्स यूज हो रहे हैं। All wild grasses and cultivated plants used as manure are called green manures. These manures rot and decompose easily. ये वाले manures भी, ये वाली जो खादें हैं वो भी easily जो है वो गल सड़ जाती है, डिकम्पोज हो जाती हैं और easily जो है ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल और वाटर के अंदर रिलीज हो जाते हैं। दे प्रोवाइड आइडियल कंडीशंस फॉर बैक्टीरियल प्रोपेगेशन, और ये जो है वो बैक्टीरियल प्रोपेगेशन के लिए बहुत ज्यादा आइडियल कंडीशन प्रोवाइड कर देता है उनको कि वो अपनी नंबर को जो है वो इंक्रीज कर पाए, और इनके नंबर को इंक्रीज हम करेंगे तो डिकम्पोजिशन और ज्यादा अच्छे तरीके से होगी। देयरफॉर दे आर गुड फॉर फिश पॉन्ड्स, ये फिश पॉन्ड के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। देन आता है हमारे पास सिल्क वर्म ड्रैग्स। सिल्क वर्म ड्रैग्स आर कंपोज्ड ऑफ सिल्क वर्म फीसिस, मलबरी रेसिड्यूसिस, दे आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन। मतलब वही बात है कि हमने यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देखे हैं, उनके फीसिस को एज अ फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक मेन्योर में इस्तेमाल कर रहे हैं। देन आता है हमारे पास कंपोस्ट। मिक्स्ड कंपोस्ट कंसिस्ट ऑफ ग्रीन मैन्योर एंड एनिमल वेस्ट। अब अगर हम एनिमल वेस्ट और ग्रीन मैन्योर को मिक्स कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कंपोस्ट। मिक्सिंग सेवरल मैन्योर टुगेदर प्रोड्यूस फर्टिलाइजर्स दैट आर मोर सुटेबल टू प्लैंकटन प्रोडक्शन। अब इनकी मिक्सिंग का क्या फायदा होता है, आपको पता है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म का मैन्योर है या फिर ग्रीन मैन्योर है या एनिमल वेस्ट के किसी एक ऑर्गेनिज्म का मैन्योर है, तो उनके अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होंगे, डिफरेंट मिनरल न्यूट्रिएंट्स होंगे, ऑर्गेनिक कंटेंट की भी जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होगी। तो अगर हम इन सब को मिक्स कर देंगे तो एट अ टाइम जो है वो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए जो है वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स एट अ टाइम मिल जाएंगे, वो इजीली ग्रो कर पाएगा। अगर डिकम्पोजिशन करवानी है ऑर्गेनिक मैटर की तो इजीली जो है ये डिकम्पोजिशन करवा देंगे। अगर फिश को जो है ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो इजीली फिश जो है वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को एट अ टाइम ले पाएगी। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये प्लैंकटन की प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा सुटेबल साबित होते हैं अगर हम इनको इकट्ठा इस्तेमाल करें। देयर रेशियो ऑफ मिक्सिंग डिपेंड्स अपॉन द लोकल सोर्सेज ऑफ मैन्योर। अब यहाँ पे देखें ग्रीन ग्रास, कैटल फीसिस, ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड लाइम को हमने इस रेशियो में ऐड किया है। देन ग्रीन ग्रास, कैटल फीसिस एंड लाइम को हमने 1:1:0.02 रेशियो की फॉर्म में ऐड किया। ठीक है, compost is also widely used for fertilizing fish ponds, particularly in China and Taiwan. It is commonly prepared from organic manure and vegetable matter in specially constructed composting tanks or large earthen pits. अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि इसकी प्रिपरेशन जो है वो किस तरह से करते हैं, किस तरह हम इन सारी चीजों को जो है एक जगह पे रख के कंपोस्ट फॉर्मेशन करेंगे और मेनोर बनाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बताया सबसे पहले जो है वो हम एक प्लांट मैटर की तय बनाएंगे, उसके ऊपर एनिमल मेनोर रखेंगे, उसके अंदर जो है वो हम एक लाइम की तय लगाएंगे। और लाइम की तय क्यों लगाएंगे ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। देन उसके ऊपर क्या रखेंगे हम, प्लांट, फिर एनिमल और देन फिर लाइम, और उसके ऊपर फिर क्या करेंगे, मड की एक लेयर रख देंगे। ठीक है, और फिर इसको जो है वो तकरीबन 2 से 3 वीक तक इधर पड़ा रहने देंगे। इसकी जो हमारे पास ये एक ढेरी नुमा स्ट्रक्चर है, डोम लाइक स्ट्रक्चर है, ये 2 से 3 हफ्तों के अंदर थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा और इसके अंदर सारे के सारे जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी क्या हो जाएगी, डीकम्पोजिशन हो जाएगी। फिर हम इसको यहाँ से निकाल के इजीली अपने फिश फार्म के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हम लाइम वहां पे जो चूना ऐड करें उसका क्या काम है, इज इंक्लूडेड इन द कंपोस्ट मिक्सचर टू न्यूट्रलाइज द ऑर्गेनिक एसिड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रोटिंग एंड डिकम्पोजिशन। अब जो लाइम इसके अंदर हम इस्तेमाल करें वो क्यों यूज कर रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन हो रही है माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से, उसके नतीजे में क्या रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, एसिड्स रिलीज हो रहे हैं। तो जो हमारा मीडियम है वो ज्यादा एसिडिक होने के खतरे से हम क्या कर रहे हैं, उसकी लाइमिंग भी साथ साथ ही कर रहे हैं ताकि वो उस मीडियम को जो है वो साथ साथ ही न्यूट्रलाइज करता रहे। ठीक है, इफ दिस एसिड्स आर अलाउड टू एक्मुलेट दे वुड इनहिबिट द माइक्रोऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अगर ये वाले एसिड्स जो हैं लाइम की मदद से न्यूट्रलाइज ना हो, हम इनकी लाइमिंग ना करें तो ये एक्मुलेट होना शुरू हो जाएंगे, और जब ये एक्मुलेट होंगे तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे, जिसकी वजह से फिर ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन भी नहीं होगी। ठीक हो गया। देन हमने पढ़ना है एक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, मतलब किस तरह से जो है वो इसका एक्शन वो किस तरह पॉन्ड के ऊपर एक्ट कैसे करता है ये। इट ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल साइकिल। जितने भी न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं सेडिमेंट्स के अंदर, सॉइल के अंदर और ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, उनको जो है वो दोबारा बायोलॉजिकल साइकिल में भेज देता है। इट इम्प्रूव्स द सॉइल स्ट्रक्चर, ये सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करेगा। ये जू प्लैंकटन की मल्टीप्लिकेशन करेगा, मतलब उनके साइज को इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम फर्टिलाइजर्स को यूज इस वजह से कर रहे हैं
मेन्योर्स को यूज इस वजह से कर रहे हैं ताकि हम अपने नेचुरल फूड की जो है वो रिप्रोडक्शन मतलब ज्यादा इनहेंसमेंट करवा सकें, प्रोडक्शन करवा सकें, ज्यादा से ज्यादा नंबर इंक्रीज कर सकें उनका। ऑर्गेनिक मैन्योर इज इंडिस्पेंसिबल, इट इंक्रीजेस फाइटोप्लैंक्टन्स। ऑर्गेनिक मैन्योर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो फाइटोप्लैंक्टन्स की को भी इंक्रीज करता है, जिसके ऊपर फिश फीड करती है और ये फोटोसिंथेसिस वगैरह में भी हेल्प करते हैं। देन हमने देख रहे हैं इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स। Bring with it nearly all of the nutritive substances indispensable for the biological cycle। वही बात है कि ये न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस को की जो अवेलेबिलिटी है पॉन्ड के अंदर वो इंक्रीज करता है। एट द सेम टाइम इट ऑफन हैज अ फेवरेबल एक्शन ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सोइल। सोइल की स्ट्रक्चर के ऊपर भी इसका जो है वो एक्शन बहुत गुड है। Favors the multiplication of bacteria and suspension in the water which have a favorable of the development of zooplankton। वही बात है कि ये जो है वो बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन को भी यकीनी बनाता है, उसको भी मल्टीप्लाई करता है। देन ऑर्गेनिक मैटर इज indispensable to the action of phosphate and potassium fertilizers। ऑर्गेनिक मैटर पोटाशियम और फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स की मदद से जो है वो ज्यादा जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। Non-beneficial effects, there is a risk it might cause an oxygen deficit above all in the early hours of the morning and in the warm weather। वो ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो है वो कमी भी हो सकती है इसकी वजह से। ऐसा क्यों होता है? अगर हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैन्योर्स इस्तेमाल करेंगे, खादें इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे पानी के अंदर। जितने ज्यादा फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर होंगे उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। जब ऑक्सीजन को यूज करेंगे तो फिर फिश के यूज करने के लिए जो ऑक्सीजन की कमी है पॉन्ड के अंदर हो जाएगी, जो कि खतरनाक बात है। ठीक है, द पॉन्ड इन विच इट इज यूज्ड मस्ट बी वॉच्ड अटेंटिवली। जो भी पॉन्ड हम यूज कर रहे हैं उसको हमने जो है वो अटेंटिवली देखते रहना है कि इसके अंदर जो है वो डिजोल्व ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही। द रिस्क इज हाई इन साल्मोनेट पॉन्ड्स विच आर ओनली सुटेड टू दिस काइंड ऑफ मेनोर। सबसे ज्यादा रिस्क है वो साल्मोनेट पॉन्ड्स के ऊपर होता है। आपको पता है जो साल्मोनेट है वो कोल्ड वाटर फिशेज हैं और ये सूटेबल भी ज्यादा इसी ऑर्गेनिक मेनोर के ऊपर ही होती हैं। तो इसके पॉन्ड को हमने जो है वो चेक एंड बैलेंस में रखना है कि ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए इसके पॉन्ड। देन हमारे पास है मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन फिश पॉन्ड। कौन कौन से मेथड हैं जिसकी मदद से जो है वो हम फर्टिलाइजर को अप्लाई कर सकते हैं फिश पॉन्ड के अंदर। सबसे फर्स्ट वन मेथड हम पढ़ेंगे सोल्यूशन मेथड, देन स्प्रेडिंग मेथड, देन पाइल मेथड एंड प्लेटफॉर्म मेथड। सोल्यूशन मेथड के अंदर क्या होता है? सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन बना के किसी चीज का अप्लाई करना। फर्टिलाइजर को हम पानी के अंदर किसी भी कंटेनर में डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, देन वाटर सरफेस के ऊपर जाके स्प्रेड कराएंगे। तो इस मेथड को हम बोलेंगे सोल्यूशन मेथड। जैसे उसने बाल्टी के अंदर ये देखे पानी के अंदर जो फर्टिलाइजर डाले, देन वो उसको जो है वो पॉन्ड के अंदर डाल रहा है। पाइल मेथड, पाइल का मतलब होता है ढेर। ठीक है, इन दिस मेथड फर्टिलाइजर्स आर अप्लाइड इन दी पाइल्स एट वन और मोर लोकेशन एट दी पॉन्ड और कॉर्नर। हमने जो है वो पहले एक ढेरी बनाई, मट्टी की ढेरी बना लो। ठीक है, उसके ऊपर जो है वो हमने अपने क्या रख दिए? फर्टिलाइजर्स रख दिए, या फिर फर्टिलाइजर की ही ढेरी हमने बना के पॉन्ड के डिफरेंट कॉर्नर्स के अंदर रख दी और वहां से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फर्टिलाइजर्स रिलीज होते जाएंगे और पानी के अंदर जो है वो हल होते जाएंगे। ठीक है, स्प्रेडिंग मेथड के अंदर क्या होता है? स्प्रेडिंग मेथड, द फर्टिलाइजर्स आर डायरेक्टली स्प्रेड ओवर द वाटर सरफेस और बॉटम। अब फर्टिलाइजर को किसी चीज के अंदर हमने मिक्स नहीं करना। अगर हमारे पास जो पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट है या फिर ड्राई फॉर्म में प्रेजेंट है तो हम इजीली जो है वो, या फिर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, किसी भी चीज में हल किए बगैर हम डायरेक्टली जो है उसको स्प्रेड कर देंगे वाटर सरफेस पे या फिर सोइल की बॉटम पे। प्लेटफॉर्म मेथड, in this method fertilizers are placed on the table like platform position below the surface। अब इसमें क्या होगा? हम लोगों ने पानी के अंदर जो है वो एक टेबल लाइक प्लेटफॉर्म रखना है, उसके ऊपर जो है फर्टिलाइजर्स को प्लेस कर देना है। अब इसका फायदा क्या होगा? हम इस तरह इसको क्यों प्लेटफॉर्म मेथड की तरह जो है वो फर्टिलाइजर्स को अप्लाई करवा रहे हैं इस मेथड की मदद से? न्यूट्रिएंट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर डिसॉल्व ग्रेजुअली। जो फर्टिलाइजर्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो आहिस्ता से डिसॉल्व होंगे, ग्रेजुअली डिसॉल्व होंगे, स्लोली डिसॉल्व होंगे। दीज न्यूट्रिएंट्स आर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द पॉन्ड बाय वाटर मूवमेंट। वाटर मूवमेंट की वजह से जो है वो कंटिन्यूअसली पानी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे ये वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं। इन दिस मेथड द फर्टिलाइजर्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम वेस्टेज। जो फर्टिलाइजर है वो वेस्ट भी नहीं होंगे, जितना मतलब पानी के बहाव से जो है वो
फर्टिलाइजर पानी के अंदर ऐड होगा वो यूज हो जाएगा, देन और ऐड होगा देन वो भी यूज हो जाएगा। जो फर्टिलाइजर का जो एक्सेस है फिर वो भी आता है कि वो वेस्ट हो जाता है, फिश जो है उसको यूज नहीं कर पाती। इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, और इतना टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता। हमने एक दफा जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो टेबल लाइक प्लेटफॉर्म के ऊपर फर्टिलाइजर रख दिया, वो खुद अपनी मर्जी से ही जो है वो पानी के अंदर जो है हल होता रहेगा। और ये सबसे ज्यादा कॉमन मेथड है, सब जो है वो इस मेथड को यूज करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। ओके, अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो किसके ऊपर बेस कर रहा था, फर्टिलाइजेशन ऑफ पॉन्ड, जिसके अंदर हमने इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में देखा, उनकी इंपॉर्टेंस देखी, उनकी वर्किंग देखी कि वो पानी के अंदर क्यों अहम है। देन हमने ऑर्गेनिक मेन्योर्स के बारे में देखा और ये देखा कि कहाँ से आते हैं, किस तरह बनते हैं, इनकी जो वर्किंग है वो कैसे होती है। देन हमने देखा कि हम किस तरह से उसको पानी के अंदर स्प्रेड कर सकते हैं, उनकी जो एप्लीकेशन है वो किस तरह से कर सकते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है लाइमिंग ऑफ द पॉन्ड। अगर देखा जाए तो लाइमिंग ऑफ द पॉन्ड हमने फर्टिलाइजेशन के अंदर भी जो है वो स्टडी कर लिया है, लेकिन दोबारा हम इसको एक दफा देख लेते हैं। लाइमिंग रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस एसिड्स न्यूट्रलाइजिंग कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। लाइमिंग का मतलब क्या है, हमने इस तरह के एसिड, इस तरह के केमिकल्स को इस्तेमाल करना है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करें। जिस तरह हमने बोला कि हम चूने के पत्थर को इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो पीएच को स्टेबल रखे, मेंटेन रखे, तो वही बात यहाँ पे है कि लाइमिंग का मतलब ही है कि हमने एप्लीकेशन करनी है ऐसे कंपाउंड्स की जो कि एसिड की क्या करे, न्यूट्रलाइजेशन करे, उसको न्यूट्रल कर दे। काइंड्स ऑफ लाइम, लाइम के कितनी काइंड्स हैं, पाउडर लाइम स्टोन है, क्विक लाइम है, कॉस्टिक लाइम है, कैल्शियम साइनामाइड है। इसको हम डिटेल में इधर इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम पीछे जो है वो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में इसको डिटेल से पढ़ाए हैं। यहाँ पे मैंने लाइमिंग के टॉपिक में इसलिए ऐड किया ताकि आप लोगों को जो है वो विजन में आपको क्लियर हो जाए कि फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजर्स को ऐड करना है। उसके अंदर हम लाइमिंग को भी लिख सकते हैं इस टॉपिक को, लेकिन लाइमिंग का टॉपिक एक अलग से ऐसे बताया कि जो पॉन्ड की लाइमिंग है उसका मेन मकसद क्या है कि उसकी जो पीएच है उसको स्टेबल करना, ठीक है। केमिकल्स को ऐड करके हमने उसकी जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करना होता है। अब लाइमिंग के मेथड्स के बारे में देख लेते हैं। लाइमिंग द बॉटम ऑफ ड्राइड पॉन्ड, अगर आपका पॉन्ड जो है वो ड्राई है, पानी नहीं है, तो फिर हम उसके बॉटम के ऊपर जो है वो सारा चूना गिरा देंगे, उसकी लाइमिंग कर देंगे। इफ लाइमिंग इज ऑफ पैरासाइट डिस्ट्रक्शन, अगर हमने लाइमिंग पैरासाइट को किल करने के लिए करनी है तो हम क्या करेंगे, 1000 से 1500 किलोग्राम कैल्शियम साइनामाइड यूज करेंगे। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली हेडिंग जो है पीछे भी पढ़कर आए हैं। इफ द एम इज टू इम्प्रूव द सोइल, अगर हमारा जो मकसद है वो सिर्फ सोइल को इम्प्रूव करना है या उसकी पीएच को मेंटेन करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, 200 से 400 किलोग्राम तक जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे पर हेक्टेयर, और हमारा जो काम है वो हो जाएगा। देन लाइमिंग पॉन्ड वाटर, अब पॉन्ड वाटर के अंदर हमने जो है वो अपनी लाइमिंग करनी है, लाइमस्टोन ऐड करना है। अ बोर्ड इज यूज फॉर दिस, अब हम बोर्ड की मदद से जाएंगे। लाइम इज डिजोल्व विद वाटर इन बकेट्स, लाइम को पानी बकेट्स के अंदर पानी में डिजोल्व करेंगे। एंड देन एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ पॉन्ड इट इज पोर्ड इन वाटर, और पॉन्ड की डिफरेंट प्लेसेस में हम पानी के अंदर इसको जो है वो उसकी पोरिंग कर देंगे, पानी के अंदर इसको ढेल देंगे, ठीक है। बट अ स्पेशल केयर इज रिक्वायर्ड फॉर पीएच फ्लक्चुएशन, लेकिन हमें केयर की जरूरत है। यहाँ पे हमने देखना है कि जो पीएच है वो फ्लक्चुएट तो नहीं कर रही ज्यादा। इट शुड बी चेक टाइम टू टाइम, पीएच शुड नॉट इंक्रीज फ्रॉम 8, हमें टाइम टू टाइम जो है वो पानी की पीएच को चेक करना है, और ये 8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमने इतनी ज्यादा लाइमिंग कर दिया कि वो एसिडिक पानी, एसिडिटी तो खत्म हो गई है, अब वो बिल्कुल ही जो है वो न्यूट्रल से भी ऊपर जा रही है और अल्कलाइन नेचर हो रही है, वो भी नहीं हम लोगों ने करना। देन लाइमिंग द वाटर फ्लोइंग इनटू द पॉन्ड, फिर हमने जो है वो उस पानी की लाइमिंग करनी है जो पानी फ्लो करके पॉन्ड के अंदर जा रहा है। अ लाइम विल प्लेस्ड इन द वाटर चैनल, वाटर चैनल के अंदर हम लाइम को प्लेस कर देंगे। इट हैज अ फनल दैट पोर्स लाइम इन द चैनल, फनल के जरिए हम जो है वो चैनल के अंदर पोरिंग कर देंगे लाइम की। Thus water flowing in the channel going to the pond has mixed lime, तो फिर जो वाटर चैनल से होता हुआ पॉन्ड के अंदर जाएगा तो उसके अंदर फिर लाइम की कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी। देन हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी करना है बायोलॉजिकल प्रोडक्शन साइकिल ऑफ फिश इन फिश पॉन्ड्स। ओके, अब हमारे पास क्या है, फिश इज अ फाइनल रिजल्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल साइकिल इन द पॉन्ड। साइकिल का मतलब भी क्या है कि अगर कोई चीज जो है वो एक राउंड वे में चल रही है, फॉर एग्जांपल एक चीज की अगर फॉर्मेशन हो रही है, उसके ऊपर दूसरी चीज डिपेंड कर रही है, थर्ड वन, फोर्थ वन, देन एंड पर आकर फिर वो जो फर्स्ट पॉइंट है उसका जो लास्ट पॉइंट है वो फिर फर्स्ट पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब राउंड वे में, एक सर्कल वे में जो है चीजें चल रही हैं, ठीक है। नेचुरल फिश प्रोडक्शन इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स,
नेचुरल फिश की प्रोडक्शन जो है वो फॉलोइंग स्टेप्स के ऊपर बेस करती है। सबसे पहले मिनरल न्यूट्रिएंट्स। अब पॉन्ड के अंदर जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हो सकता है? ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये सोइल से भी आ सकते हैं, ठीक है। ये रेनफॉल के जरिए भी आ सकते हैं। जो भी पॉन्ड के अंदर डेट्राइटस मौजूद है उसकी डिकम्पोजिशन से भी ये न्यूट्रिएंट्स पॉन्ड के अंदर एंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स वाला जो पोर्शन है वो हमारा डन हो गया कि पॉन्ड के अंदर सबसे फर्स्ट वन जो स्टेप है वो है मिनरल न्यूट्रिएंट्स। अगर पॉन्ड के अंदर होंगे देन ही कुछ हो सकता है। फिर सेकंड स्टेप पे क्या होता है? प्लांट की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। प्लांट की प्रोडक्शन में क्या होगा? सबसे पहले जो है वो ग्रीन वेजिटेशन हीट और लाइट को, सन की हीट और लाइट को एब्जॉर्ब करेंगी। देन वो क्या करेंगी? इनऑर्गेनिक मैटर को जो है वो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर ट्रांसमिट कर देंगी। जब वो ट्रांसफॉर्म करेंगी तो ये वाला जो ऑर्गेनिक मैटर है वो टिश्यूज बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। जब टिश्यू फॉर्मेशन होगी तो जो हायर और लोअर प्लांट, प्लांक्टोनिक एल्गी, ये सारी चीजों की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता है जो प्लैंकटॉन्स है इसका तो हम पीछे डिटेल से पढ़ कर आए हैं कि ड्रिफ्टेड ऑर्गेनिज्म है और जो फिश है इसके ऊपर फीड करती है। तो अगर प्लांट की प्रोडक्शन होगी तो इन ऑर्गेनिज्म की भी प्रोडक्शन होगी। ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे तो फिर जो है वो प्लांट पॉन्ड के अंदर अब हम कह सकते हैं कि जो फिश है वो सर्वाइव करने के उनके चांसेस जो है बढ़ गए हैं। और दूसरी बात ये प्लांट की प्रोडक्शन अगर होगी तो ही ऑक्सीजन लेवल जो है वो पानी के अंदर मेंटेन रहेगा। फिर आता है इंटरमीडिएट एनिमल कंजप्शन। इंटरमीडिएट एनिमल कंजप्शन का मतलब है कि अब जो छोटे एनिमल्स हैं, स्मॉल एनिमल्स हैं, वो प्लांट्स के ऊपर जो है वो फीड करना शुरू कर देंगे। अब छोटे एनिमल्स अगर प्लांट्स के ऊपर फीड करेंगे तो उनको उन पर फीड करने वाली जो फिश है उसकी प्रोडक्शन होगी पॉन्ड के अंदर, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा? फिश प्रोडक्शन होगी। फिश प्रोडक्शन कैसे होगी कि अगर इसके अंदर जो है फ्राई या फिंगरलेग स्टेज के जो है फिशेज हैं उनको अगर फूड मुहैया हो रही है, मतलब फूड प्रोवाइड की जा रही है, तो वो इजीली जो है वो ग्रो कर पाएंगी। जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट, लेंथ या वेट उन्होंने गेन कर लिया है तो वो फिर अपने नंबर को इंक्रीज करेंगी तो फिश की प्रोडक्शन पॉन्ड के अंदर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो क्या है? डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब यह है कि अब ये सारा साइकिल जो है वो चल गया। अब फिश जो है वो अपनी मैक्सिमम उसने अपनी जिंदगी गुजार ली। जिंदगी गुजारने के बाद अब उसकी जो है वो डेथ हो गई है पॉन्ड के अंदर। तो अब उस डेथ के बाद वो जो है सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर पॉन्ड के अंदर जमा हो गया। उस ऑर्गेनिक मैटर को दोबारा उसके न्यूट्रिएंट्स को पॉन्ड में रिलीज करने के लिए क्या होगी? डिकम्पोजिशन। और वो ये डिकम्पोजिशन किसकी मदद से होती है? बैक्टीरिया, मतलब माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिकम्पोजिशन करते हैं उनकी मदद से होती है, ठीक है। तो ये वाले जो 5 स्टेप हैं ये जो है वो एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल साइकिल में, पॉन्ड के बायोलॉजिकल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं जो पॉन्ड की न्यूट्रिएंट्स को जो है वो एक साइकिल में रखते हैं, ठीक है। देन आता है हमारे पास, यहाँ पे हम साइकिल अगर देखें तो सबसे फर्स्ट वन होता है कौन से न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस इन सोल्यूशन। इसके ऊपर क्या चीज फीड करती है? न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस के बाद जो है वो एक्वाटिक वेजिटेशन आती है। एक्वाटिक वेजिटेशन के बाद लोअर एक्वाटिक फाना इसके ऊपर फीड करता है। लोअर एक्वाटिक फाना के ऊपर क्या फीड करती है? फिश। फिश के बाद फिर बैक्टीरियल एक्शन की मदद से ये सारा का सारा जो फिश का ऑर्गेनिक मैटर है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? न्यूट्रिएंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो फिश के अंदर ये वाला साइकिल चलता है। देन हम लोगों ने देखना ये कंपोनेंट्स देखने हैं, मेजर कंपोनेंट्स बायोलॉजिकल साइकिल के अंदर। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब वेजिटेशंस जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, फूड प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। उसमें लॉर वेजिटेबल्स आ जाएंगी, प्लांक्टोनिक एल्गी, बायोलॉजिकल कवर, हायर वेजिटेबल्स, ये सारे के सारे पॉन्ड के अंदर प्रोड्यूसर्स हैं। देन कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम कर रहे हैं, उनको खा रहे हैं, उनमें आ जाएंगे जू प्लैंक्टन्स एंड अदर एक्वाटिक फाना फीडिंग ऑन द लिविंग वेजिटेबल्स एंड डेट्राइटस एट फर्स्ट एंड लेटर इन फिश। शुरू शुरू में ये जो है वो डेट्राइटस के ऊपर भी फीड करते हैं, देन जो है ये फिश के ऊपर भी फीड कर लेते हैं कंज्यूमर्स। देन आते हैं रिड्यूसर्स। रिड्यूसर्स का मतलब ये है जो डिकम्पोजिशन करते हैं, देन जो भी ऑर्गेनिक मैटर उसको रिलीज करते हैं पॉन्ड के अंदर। जो न्यूट्रिशन है पॉन्ड की न्यूट्रिशन को कम नहीं होने देते, उसमें क्या जाते हैं? बैक्टीरिया। अब हम लोगों ने पढ़ना है न्यूट्रिटिव फाना के अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसके ऊपर फिश फीड करती है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो पॉन्ड है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? रोटिफर्स प्रेजेंट होंगे। ये जो है बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं और अगर हम इसकी मेजरमेंट की बात करें तो ये 0.02 से लेकर 2 मिलीमीटर तक होंगे, ठीक है। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि पॉन्ड के अंदर जो रोटिफर्स का साइज है वो कैसा है। और इनकी जो लाइफ साइकिल है, मतलब जो लाइफ है इनकी तकरीबन 2 से 3 वीक तक होती है, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है पॉन्ड के अंदर बहुत ज्यादा हाई होती है और जो फिश है इसके ऊपर फीड करती है। देन आते हैं हमारे पास वर्म्स। वर्म्स, कुछ वर्म्स जो हैं कुछ वर्म्स के ऊपर ही फीड फिश जो है वो फीड करती है और उनमें जो मेन प्रोमिनेंट होते हैं वो ओलिगोकीट्स हैं। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। देन आते हैं हमारे पास मोलस्क्स।
मोलस्क के ऊपर भी जो है वो फिश फीड करती है, क्रस्टेशियंस के ऊपर भी एंड देन इंसेक्ट्स के ऊपर भी। ये सारे के सारे न्यूट्रिटिव फन है। इनको आपने जहन में रखना है कि फिश की फीडिंग के लिए पॉन्ड के अंदर कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो, या फिर लोअर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये 5 जो है वो मेन है उनकी न्यूट्रिशन में। देन 3 फीडिंग फेजेस फॉर फिश अकॉर्डिंग टू एज। अब एज के हिसाब से जो है फिश फीड करती है। अगर उसकी फर्स्ट फेज है तो वो क्या करेगी, अगर एक फिश जो है वो अभी अपने जो एग से निकली है बाहर, तो अगर ये हमारे पास एग था ये, तो एग से निकलने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास फिश बनी है, उसके पास क्या होगा, एक यॉक सैक प्रेजेंट होगा उसकी बॉडी के साथ लगा हुआ। यॉक सैक का मतलब क्या होगा कि अभी जब वो अभी रिलीज ही हुई है, हेस्टलिंग स्टेज में है, तो उसको फीड करने की जरूरत नहीं है। यॉक सैक जो है सारी की सारी न्यूट्रिशन उसको देता रहेगा। तो फर्स्ट फेज उसका ये है कि उसने यॉक सैक की क्या करनी है, रीअब्जॉर्प्शन करनी है, उसके ऊपर ही फीडिंग करनी है। देन जब यॉक सैक सारा का सारा खत्म हो जाएगा तो दूसरी स्टेज आ जाएगी, सेकंड फेज, जो कि कौन सी होती है, फ्राई स्टेज। मतलब हेस्टलिंग से नेक्स्ट वाली स्टेज होती है फ्राई स्टेज। फ्राई स्टेज के अंदर क्या होगा, वो जो है वो प्लैंक्टॉन्स के ऊपर, छोटे छोटे स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर जो है वो फीड करना स्टार्ट कर देगी। देन थर्ड फेज पे जो अडल्ट फेज होती है, अडल्ट फेज में क्या होता है कि अब जो है वो फ्राई से फिंगरलिंग से अब बिल्कुल एक अडल्ट फेज में वो कन्वर्ट हो चुकी है। और अडल्ट स्टेज के अंदर हर फिश का जो फीडिंग हैबिट है वो अलग होता है, ठीक है। कुछ फिशेस जो हैं वो डेट्राइटस एडल्ट फॉर्म में भी डेट्राइटस फीडर होती हैं, कुछ हर्बीवोरस होती हैं, कुछ कार्निवोरस होती हैं, कुछ वोरेशियस होती हैं, मतलब प्रीडेटरी इन नेचर होती हैं, ठीक है। तो इसलिए इस तरह से हम लोगों ने इनको जो है वो इनकी फीडिंग हैबिट्स को फेजेस में डिवाइड कर दिया। देन हम लोगों ने देखना है कि कुछ इंपॉर्टेंट फिश की जो फीडिंग हैबिट्स हैं वो किस तरह की है। जिस तरह से जो कार्प है, जो कॉमन कार्प है, जो वार्म वाटर फिश है, उसका जो फ्राई है वो फीड करता है प्लैंक्टॉन्स के ऊपर और स्मॉल एनिमल्स के ऊपर, जो कि वेजिटेशन उसके पास जो है वो प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल एनिमल्स यहाँ पे बॉटम पे प्रेजेंट होंगे। द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर इंसेक्ट लार्वे एंड लिटोरल क्लेडोसिरा। ये जो है वो इंसेक्ट्स के लार्वे और इनवर्टिब्रेट्स के जो ऑर्डर्स हैं उनके बारे में यहाँ पे उन्होंने बताया होगा, ठीक है। ऑर्डर्स तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो इंसेक्ट्स के ऑर्डर्स के बारे में बताया है कि इनको जो प्रिंसिपल कॉन्स्टेंट होता है उसमें इंसेक्ट्स के लार्वे होंगे, और जो लिटोरल जोन के अंदर क्लिडोसीरा जो है वो प्रेजेंट होंगे, उनके ऊपर ये वाले फ्राई फीड करेंगे। जो ओल्डर कार्प है, जो अब यंग यंग से जो है वो बिल्कुल ग्रो करके ओल्ड हो चुकी है, वो क्या करेगी, वो इंसेक्ट लार्वे को फीड करेगी। और स्पेशली वो हमारे पास क्रिनोमिड्स होंगे, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। एंड स्मॉल क्रस्टेशियन के ऊपर भी फीड करेगी। और यहाँ पे नेक्स्ट उनके ऑर्डर्स के बारे में भी लिखा हुआ है, फाउंड अमंग द वेजिटेशन ऑन एंड इन द बॉटम, और कइनली दे आल्सो ईट प्लांट्स। और कुछ कार्ब्स जो है वो प्लांट को भी ईट करती हैं, प्लांट्स के ऊपर भी फीड करती हैं। बिग कार्ब्स आल्सो ईट प्लैंक्टन, और कुछ बिग कार्ब भी जो है वो प्लैंक्टन फीडर हैं। ये नहीं है कि जो छोटी हैं बस वही प्लैंक्टन फीडर है, कुछ कार्ब जो बड़ी हैं, बड़ी अपनी मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम ग्रोथ करने के बाद भी जो है वो प्लैंक्टन्स के ऊपर ही फीड करती है, ठीक है। उसके बाद ट्रोट है, जो कि हमारे पास कोल्ड वाटर फिश है, सर्दी वाले पानी के अंदर, सर्दी वाले इलाकों में ये प्रेजेंट होगी। व्हेन यंग, जब वो यंग होती है, ब्राउन ट्रोट फील्ड स्मॉल प्रे, तो वो छोटे छोटे प्रे के ऊपर ही फीड करती है। इफ दे आर कल्टिवेटेड, अगर हम इसकी कल्टीवेशन कर दें तो फिर इसके अंदर जो है वो कैनिबलिज्म भी डिवेलप हो जाता है। कैनिबलिज्म मतलब होता है दूसरे फिशेस के ऊपर खाने वाला बिहेवियर। एक फिश दूसरी फिश को जब खाती है तो वो कौन सा बिहेवियर शो करी होती है, कैनिबलिज्म का। एट एन अर्ली एज अमंग ट्रोट, पार्टिकुलरली ब्राउन ट्रोट, मतलब अपनी अर्ली स्टेज के अंदर ही ये वोरेशियस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। द ओल्ड ट्रोट ईट लार्जर प्रे, जो ओल्ड ट्रोट है वो लार्ज प्रे को खाएगी, नोटेबली लार्ज कैडिस फ्लाई लार्वे विच आर स्वेलोड। कैडिस फ्लाई लार्वे को जो है वो पूरा के पूरा स्वेलो कर जाती है ट्रोट। देन आती है हमारे पास पाइक। द फिश इज द मोस्ट वोरेशियस। वोरेशियस मतलब होता है ये प्रीडेटरी है, दूसरे फिश के ऊपर फीड करती है। एट यंग स्टेज में द ईट स्मॉल एक्वेटिक प्रे, ये स्मॉल एक्वेटिक प्रे मतलब उनके ऊपर फीड करेगी, जैसे क्रस्टेशियंस हैं, इंसेक्ट्स के लार्वे हैं। इट ईट्स फिश ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली। इट कैन स्वेलो प्रे 20 to 30% इट्स ओन वेट एंड इवन मोर देन दैट। और फिर ये क्या करती है, ये जो है वो अपने वेट के तकरीबन 20 से 30% तक जो है वो अपने वेट के 20 से 30% तक के वेट के प्रे को जो है वो स्वेलो कर जाती है। इतनी वो रेशियस फिश है ये।
ओके, देन हमने देखना है कि जो न्यूट्रिटिव पॉन्ड फाना है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। सबसे पहले जो न्यूट्रिशन है पॉन्ड के अंदर फाना के थ्रू किस तरह पॉन्ड के अंदर आती है, न्यूट्रिटिव फाना पॉन्ड के अंदर कैसे शामिल होता है, ठीक है। फ्रॉम सप्लाई वाटर फ्रॉम पूल्स ऑफ वाटर, सप्लाई वाटर जो पानी हम सप्लाई कर रहे हैं या पूल से पानी आ रहा है उसके अंदर जो कि ड्राई नहीं है उसके अंदर भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ सॉइल के अंदर भी ऑर्गेनिज्म जो है वो हाइबरनेट किए होते हैं, वो पॉन्ड के अंदर ऐड हो सकते हैं एज एन न्यूट्रिटिव फाना के तौर पर। फिर कुछ एंसिस्टेड ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ड्राइनेस को रेजिस्ट करने के लिए, कोल्ड इन्वायरमेंट को रेजिस्ट करने के लिए जो है बॉटम के अंदर हाइबरनेट किए होते हैं, तो वो भी जो है वो फिश की फीड के लिए पॉन्ड में प्रेजेंट होते हैं एज न्यूट्रिटिव फाना। एग्स लेड बाय एडल्ट इंसेक्ट्स इन पॉन्ड्स रिसेंटली पुट अंडर वाटर, जो इंसेक्ट्स जो हैं वो पॉन्ड के अंदर अपने अंडे जो है वो डिलीवर कर देते हैं, तो वो भी फिश की फूड बन जाते हैं। एडल्ट्स पासिंग फ्रॉम एन एक्वाटिक मीडियम टू अनदर, कुछ एडल्ट जो है वो एक्वाटिक मीडियम से गुजरते हुए दूसरे मीडियम में जब जाते हैं तो फिर वो भी जो है वो फिश की फूड बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो न्यूट्रिटिव फाना है वो पॉन्ड के अंदर एंटर होता है। देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिटिव फाना, अब ये जो न्यूट्रिटिव फाना है वो मल्टीप्लाई कैसे होता है। द स्पीड एट विच एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई डिपेंड्स लार्जली ऑन द एनुअल जनरेशन। वो कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म अपनी एनुअल जनरेशन पे ही बेस करता है, ठीक है, उसकी जो मल्टीप्लिकेशन है, और ये जो नंबर ऑफ जनरेशन है वो इन्फ्लुएंस करती है एटमॉस्फेयर और फूड कंडीशन पे। जिस तरह का एटमॉस्फेयर होगा, फूड कंडीशन कैसी है, अगर ये दोनों सूटेबल होंगी देन वो अपनी जनरेशन को जो है वो इनहेंस, अपने नंबर को जो है मल्टीप्लाई करते जाएंगे, अदरवाइज उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो रिप्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोगों ने देखना है वेरिएशंस इन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी वेरिएशंस आ रही हैं। तो यहाँ पर देखें तो जो ये वाली व्हाइट व्हाइट लाइंस जिसके अंदर शो हो रही हैं, तो वो शो कर रहे हैं इंडिविजुअल ग्रोथ कार्प की। 2 से 3 साल में इंडिविजुअली जो है वो कार्प ग्रो कर रही है, और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्प जो है वो शो कर रहा है ये वाला डेंस जो एरिया ब्लैक कलर का, कि 2 से 3 सालों में पर हेक्टेयर में नंबर ऑफ कार्प जो है वो कितना हुआ है 1 हेक्टेयर में। तो सबसे पहले जो है वो जो फूड है वो कम कंज्यूम हो रही है, लेस कंज्यूम हो रही है, और जो इंडिविजुअल ग्रोथ है वो फिश की ज्यादा है। अब जैसे जैसे जो है वो आप आगे बढ़ते जाएंगे, जो कंजप्शन है फूड की वो इनहेंस होती जाएगी, जो इंडिविजुअल ग्रोथ है वो रुक जाएगी, और पर हेक्टेयर के ऊपर जो है वो नंबर ऑफ कार्ब्स ज्यादा होती जाएंगी। ये देखें ये लेवल कितना कम है, इंडिविजुअल ग्रोथ रुक गई है, अपने नंबर को जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो इस तरह उनकी डेवलपमेंट के अंदर क्या आती रहती है, वेरिएशन आती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स इफेक्ट दी प्रोडक्शन ऑफ फिश। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फिश की प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा ट्रिगर करते हैं, उनको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला किस्म के फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर्स एंड केमिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में आ जाएंगे टेम्परेचर, टर्बिडिटी एंड लाइट एंड ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि जो ज्यादा टेम्परेचर, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पॉन्ड का टेम्परेचर ज्यादा है तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो पॉन्ड के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो भी ज्यादा होगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अजान की वजह से जो है वो वीडियो थोड़ी सी स्टॉप करनी पड़ेगी। तो हम टेम्परेचर की बात कर रहे थे, तो टेम्परेचर जो है वो किस तरह से इफेक्ट करता है पॉन्ड के ऊपर। टेम्परेचर ज्यादा हो जाने की वजह से माइक्रोबियल एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, और जब माइक्रोबियल एक्टिविटी ज्यादा होगी तो वो ऑक्सीजन कंटेंट को भी ज्यादा यूज करेगी। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पॉन्ड के अंदर जो ऑक्सीजन कंटेंट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर जो है वो कम होगा तो ऑक्सीजन कंटेंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो टेम्परेचर है वो फिश की ब्रीदिंग, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रीदिंग की बात करें तो जो फिश है वो जो कोल्ड वाटर फिश है वो लो ऑक्सीजन कंटेंट को मतलब ऑक्सीजन कंटेंट, ज्यादा ऑक्सीजन कंटेंट को रिस्पॉन्ड करेगी। लो टेम्परेचर होगा तो ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो लो होगा, ठीक है। अगर हम उसकी ग्रोथ की बात करें तो फिश जो है वो वेरी करती है, जो टेम्परेचर का एक्शन है वो फिश की ग्रोथ के ऊपर भी इफेक्ट करता है, कि जो वार्म वाटर फिशेज हैं वो वार्म टेम्परेचर के ऊपर ही अच्छे तरीके से ग्रोथ शो करेंगे, और जो कोल्ड वाटर फिश हैं वो कोल्ड टेम्परेचर के ऊपर ही अच्छे से ग्रोथ शो करेंगी, ठीक है। देन आती है हमारे पास टर्बिडिटी। टर्बिडिटी पानी के अंदर जो है वो गदलापन, पानी का गदलापन, के कितने जो पानी जो है वो कितना साफ है, कितना शफाफ है, कितनी परसेंट उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोगों ने मेंटेन रखना है। ये भी पानी की फिश की प्रोडक्शन के ऊपर जो है इफेक्ट करता है। अगर
पानी ज्यादा टर्बिड होगा तो लाइट की पेनिट्रेशन नहीं होगी, लाइट की पेनिट्रेशन नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोगों ने मेंटेन रखना है, टर्बिडिटी को नहीं होने देना। लाइट एंड ट्रांसपेरेंसी, मतलब लाइट जितनी, लाइट और ट्रांसपेरेंसी, पानी जितना ट्रांसपेरेंट होगा उतनी जल्दी जो है वो लाइट की पेनिट्रेशन पानी के अंदर होगी और फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा अच्छे तरीके से होगी और प्लैंक्टॉन्स की प्रोडक्शन भी ज्यादा पानी के अंदर ज्यादा होगी, ठीक है। देन हमारे पास आते हैं जी केमिकल फैक्टर्स। केमिकल फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है डिजोल्व ऑक्सीजन। हमने पानी के अंदर जो है वो डिजोल्व ऑक्सीजन का कंटेंट चेक करते हैं ना, क्योंकि जो फिश है वो डिजोल्व ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर डिजोल्व ऑक्सीजन का जो लेवल, डिफरेंट फिश जो है वो डिफरेंट लेवल के ऊपर फीड करती है, ठीक है। अब जो ओके, डिजोल्व डिजोल्व ऑक्सीजन के बाद हमने बात करनी है पीएच की, कि अब हम लोगों ने जो है वो पीएच को किस तरह से मेंटेन करना है। पीएच आपको पता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं। पीएच लो भी नहीं होनी चाहिए, पानी जो है वो एसिडिक भी नहीं होना चाहिए और पानी जो है वो बेसिक भी नहीं होना चाहिए, और इसको हम पीछे डिटेल से स्टडी कराएं कि अगर पीएच एसिडिक होगी तो क्या होगा और बेसिक होगी तो क्या होगा, हमने इसको किस तरह से कंट्रोल करना है। देन हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो पानी के अंदर मेंटेन रखना है। ये कम ज्यादा होगा तो ये फैक्टर, एक फैक्टर अफेक्टिंग है प्रोडक्शन ऑफ फिश के लिए, इफेक्ट करेगा फिश की प्रोडक्शन को। देन हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड एंड पेस्टिसाइड, ये अमोनिया, ये सारे के सारे केमिकल फैक्टर्स हैं। इनको आप लोगों ने जो है वो अपनी बुक से स्टडी कर लेना, बहुत ज्यादा आसान वे में लिखा हुआ है, ठीक है। पेस्टिसाइड्स का मतलब यह है कि पेस्टिसाइड्स एक केमिकल फैक्टर है जो प्रोडक्शन, फिश की प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है। क्यों करता है? हमने साइड की सिलेक्शन उस जगह पे करनी है जहां पे पेस्टिसाइड इजीली जो है वो आ ना सके। दूसरी बात, ये पेस्टिसाइड को खत्म करने के लिए हमने क्या करनी है, लाइमिंग करनी है। तो इस तरह से आपने जो है अपने फैक्टर्स को अपनी बुक से रीड कर लेना है, बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने देख लेना है कुछ वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स जो कि फिश फार्मिंग के लिए आइडियल हैं। अगर हम टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर की बात करें तो हमारे पास 24 से 38 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, जो आइडियल माना जाता है। वाटर टेम्परेचर की बात करें 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो हमारे पास 25 से 70 सेंटीमीटर तक जो है पानी हमारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वहां तक जो हम इजिली चीजों को देख सकते हो, ठीक है। देन पीएच की बात करें तो वो 6.5 से 8.5 के दरमियान होनी चाहिए, ना ज्यादा एसिडिक ना ज्यादा बेसिक। डिजोल्व ऑक्सीजन की बात करें तो 4 से लेकर 8 ppm तक होनी चाहिए। फ्री कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.0 से 16 ppm तक होनी चाहिए। टोटल अल्कलिनिटी की बात करें तो 40 से 200 ppm तक होना चाहिए। देन उन्होंने नाइट्रोजन, फॉस्फेट, आयरन, जिंक, मरकरी, मतलब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की भी सारी की सारी वैल्यूज बता दी हैं। अगर हमने जो है वो फिश फार्मिंग करनी है तो आइडियल सिचुएशन इन सारे पैरामीटर्स की फिश पॉन्ड के अंदर इतनी होनी चाहिए, ठीक है। देन हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो आपकी बुक में डिवाइस मेंशन है वो है मर्करी थर्मोमीटर, ठीक है। और लाइट, ट्रांसपेरेंसी और टर्बिडिटी को मापने के लिए हमारे पास सेची डिस्क यूज होती है। ये हमारे पास जो है वो राउंड डिस्क होती है, इस और अल्टरनेटली कलर्ड होती है। इसको हम पानी के अंदर जो है वो डिप करते जाएंगे और वहां तक डिप करेंगे जहां तक ये हमें नजर आ रही है, ठीक है। मतलब जहां ये नजर आना बंद हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से पानी जो है अब टर्बिड होना शुरू हो गया, गदला होना शुरू हो गया, हमें जो है हमारी डिस्क जो है वो दिखाई देना बंद कर दी है। तो इस तरह हम पानी की ट्रांसपेरेंसी, उसकी टर्बिडिटी को माप सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करना है। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो किस तरह के एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंसिडरेशन when determining the type and amount of fertilizer to use in a fish pond? वो कह रहे हैं कि अगर आपने जो है वो डिटरमाइन करनी है टाइप या फिर फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजर की अमाउंट, तो फिर किस किस्म की जो हमारी सोइल है या किस किस्म का पॉन्ड होना चाहिए, उसकी कंसिडरेशन क्या है। तो ऑप्शंस हैं, द साइज ऑफ द पॉन्ड, हमने पॉन्ड के साइज को देखना है। फिर जो है वो उसके अंदर फर्टिलाइजर की अमाउंट यूज करनी है। द टाइप ऑफ फिश बीइंग कल्चर्ड, हमने फिश, उस तरह फिश की टाइप को देखना है जो हम कल्चर कर रहे हैं। या फिर द एग्जिस्टिंग न्यूट्रिएंट लेवल इन द पॉन्ड, या फिर हमने ये देखना है कि किस किस्म के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस किस्म के एग्जिस्ट कर रहे हैं इस पॉन्ड के अंदर, क्या ये हमारा पॉन्ड कल्चरिंग के लिए मतलब यूज हो सकता है कि नहीं, हमें और फर्टिलाइजर ऐड करने की जरूरत है कि नहीं। तो इन सारे पैरामीटर्स को हम देखेंगे, ऑल ऑफ द अबव, इन सबको देखेंगे अपना फर्टिलाइजर ऐड करने से पहले। देन व्हाट इज द रोल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इन अ फर्टिलाइज्ड पॉन्ड? फर्टिलाइज्ड पॉन्ड के अंदर फाइटोप्लैंक्टन का क्या रोल है? जो फाइटोप्लैंक्टन है क्या वो फिश एग्स को कंज्यूम करते हैं? नो,
टू डिकम्पोज डेड फिश, क्या ये डेड फिश की डिकम्पोजिशन करती है? नो। टू सर्व एज अ फूड सोर्स फॉर जू प्लैंक्टन एंड स्मॉल फिश, क्या ये फूड के तौर पे जो है वो सर्व किए जाते हैं जू प्लैंक्टन को या स्मॉल फिश को, मतलब ये दोनों चीजें इसके ऊपर फीड करती हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। टू एब्जॉर्ब एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, नो, ये एब्जॉर्प्शन भी नहीं करते। इसका फंक्शन जो है फोटोसिंथेसिस होता है, और दूसरा ये फूड सोर्स है दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। अब इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के अंदर जो मेन डिफरेंस है वो कौन सा है? इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर मोर एक्सपेंसिव देन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, नो। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर मोर रेडली अवेलेबल देन इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, नो, दोनों ही अवेलेबल होते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर टिपिकली मोर इजीली स्टोर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को जो है वो हम इजीली स्टोर भी कर सकते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर लेस लाइकली टू कॉज एल्गल ब्लूम्स, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को जो है हम स्टोर भी कर सकते हैं और इजीली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। Which of the following is a potential negative consequence of over fertilization in a पॉन्ड? वो कह रहे हैं कि अगर हम पॉन्ड के अंदर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजेशन कर देंगे तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा? इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन द पॉन्ड, पॉन्ड के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज क्लैरिटी ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड की क्लैरिटी मतलब पॉन्ड जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। एल्गी ब्लूम्स एंड ऑक्सीजन डिप्लेशन, अगर हम ज्यादा फर्टिलाइजेशन कर देंगे तो हमारे पास, हमने पीछे भी पढ़ा था, एल्गल ब्लूम्स बन जाएंगे, पानी जो है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। इनके बन जाने की वजह से ऑक्सीजन डिप्लेशन हो जाएगी, ठीक है, ये ज्यादा ऑक्सीजन को यूज करेंगे। इंक्रीज ग्रोथ ऑफ फिश, ये भी रॉन्ग है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देन हमारे पास है व्हाट इज द रिकमेंडेड मेथड फॉर अप्लाइंग लिक्विड फर्टिलाइजर इन अ पॉन्ड। तो हमने पीछे सारे के सारे मेथड्स पढ़े हैं, आप लोगों ने तो आसानी से पता चल जाना है। pouring it directly into the pond, spreading it evenly over the pond surface, spraying it in a proper wash of a board। तो ये तमाम के तमाम जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फर्टिलाइजिंग अ फिश पॉन्ड? फिश पॉन्ड की फर्टिलाइजेशन का प्राइमरी पर्पस क्या है? टू इंक्रीज वाटर क्लैरिटी, टू कंट्रोल एल्गल ग्रोथ, टू इंक्रीज द नेचुरल फूड सप्लाई फॉर फिश, या टू लोअर द पीएच ऑफ द पॉन्ड वाटर। तो करेक्ट ऑप्शन है टू इंक्रीज द नेचुरल फूड सप्लाई फॉर फिश। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ लिया कि फर्टिलाइजर का काम ही है कि फिश जिसके ऊपर फीड करती है उस फूड को इसने एनहेंस करना है। किप्रोनेट्स रिक्वायर लोअर ऑक्सीजन कंटेंट एंड लिव इन वाटर विद, जो कार्ब्स हैं उनको लो ऑक्सीजन कंटेंट चाहिए, और फिर वो किस किस्म के पानी के अंदर रहेंगी? मैंने आपको बताया था कि जो लो ऑक्सीजन कंटेंट होता है वो वार्म वाटर के अंदर होता है। जितना पानी का टेम्परेचर ज्यादा होगा उसके अंदर जो ऑक्सीजन कंटेंट है उतना लो होगा। तो ये वाली फिश जो है वो हाई टेम्परेचर में रहेंगी। व्हाट इज द सैची डिस्क यूज टू मेजर? हम पीछे डिस्क के बारे में पढ़ कर आए हैं, इसका काम क्या होता है? टर्बिडिटी को मापना, वाटर टेम्परेचर को मापना, ट्रांसपेरेंसी और लाइट पेनिट्रेशन। तो तीनों ऑप्शन जो है वो, सॉरी, टर्बिडिटी को मापना, वाटर टेम्परेचर को ये नहीं मापती क्योंकि वाटर टेम्परेचर जो है उसको मापने के लिए हमारे पास मर्क्यूरी थर्मामीटर होता है। देन ट्रांसपेरेंसी और लाइट पेनिट्रेशन। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए और सी है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। Then the biological cycle of a lake of pond is typically most active in which zone? किस जोन में जाके जो है वो बायोलॉजिकल साइकिल बहुत ज्यादा एक्टिव होता है? प्रोफंडल जोन, ये हमारे पास लेक के डिफरेंट जोन है, ठीक है। प्रोफंडल जोन, लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन या बेंथिक जोन। जो लिटोरल जोन होता है वो सबसे ऊपर वाला ऑफशोर जोन होता है जिसके अंदर लाइट की पेनिट्रेशन भी बहुत अच्छी होती है। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, लिटोरल जोन के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव होगा बायोलॉजिकल साइकिल। Then which of the following groups consist of producers in a biological cycle? हमने देखना है कि इन ग्रुप्स में से प्रोड्यूसर्स कौन से हैं? डिकम्पोजर्स और डेट्राइटिवर्स, नो, ये तो प्रोड्यूसर नहीं है। हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स, ये तो कंज्यूमर्स हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये डिकम्पोजर्स हैं। देन डी ऑप्शन है लोअर प्लांट्स, प्लैंक्टोनिक एल्गी एंड हायर प्लांट्स। जी, ये क्या है हमारे पास? ये प्रोड्यूसर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। व्हाट इन्फ्लुएंसेस द डाइट ऑफ फिश? क्या चीज जो है फिश की डाइट के ऊपर असरअंदाज होती है? ओनली द स्पीशीज, ओनली द एज, बोथ द स्पीशीज एंड देयर एज, नाइदर द स्पीशीज नॉर एज। तो स्पीशी और एज दोनों चीजें मैटर करती हैं कि किस किस्म की स्पीशी है, उसकी क्या एज है, वो किस किस्म की फूड को इंजेस्ट करेगी, खाएगी। व्हाट आर द प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूट्रिटिव एक्वाटिक फाना इन पॉन्ड्स? न्यूट्रिटिव एक्वाटिक फाना में जो प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कौन से हैं? रोटिफर्स एंड वर्म्स, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स, मोलस्क्स एंड क्रस्टेशियंस। तो हमने इन सब के बारे में पीछे डिस्कस किया है
के न्यूट्रिटिव खाना के अंदर कौन कौन सी चीजें ऐड है, तो ऑल ऑफ दिस, डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। व्हाट टाइप ऑफ वर्म्स डू फिश मोस्टली ईट, वर्म्स के अंदर जो फिश है वो वर्म्स की कौन सी टाइप को ज्यादा अच्छे तरीके से या ज्यादा खुश होकर खाती है, तो उसमें आ देते हैं हमारे पास ऑप्शन ए में हिरोडिनिया, ओलिगोकीट्स, पॉलीकीट्स या ऑल ऑफ दिस। तो उसकी जो क्लास ओलिगोकीट्स उसको ज्यादा अच्छे तरीके से ये खाएगी, फिश प्रेफर करती है खाना। देन व्हाट आर द क्रिनोमिड लार्वे कॉमनली नोन एज, क्रिनोमिड लार्वे को हम कॉमनली क्या बोलते हैं पानी के अंदर, ब्लड वर्म्स, लीच, वाटर फ्लीज या ड्रैगन फ्लाई लिम्स। तो ये आपकी बुक में मेंशन है, इसको हम ब्लड वर्म्स बोलते हैं। प्री एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इंफॉर्मेशन है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोटिफर्स फाउंड इन पॉन्ड्स, अब जो रोटिफर्स पॉन्ड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दे आर ओनली फाउंड इन मैरीन इन्वायरमेंट, नो ये तो हर जगह पे प्रेजेंट होंगे। दे हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पैन ऑफ सेवरल मंथ्स, नो हमने इसके लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ा है, तकरीबन इसका लाइफ स्पैन 2 से 3 वीक तक होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। इसकी जो क्वांटिटी है वो हायर होती है लेकिन लाइफ स्पैन कम होता है। दे आर वेरी स्मॉल, ऑफन अराउंड 0.02 मिलीमीटर एंड हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, ये स्मॉल होते हैं, इसका जो हमारे पास लेंथ डायमीटर होता है, इसकी जो मतलब लेंथ होती है वो 0.02 मिलीमीटर तक होती है, और हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, उसका लाइफ स्पैन भी क्या होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने वेरियस टॉपिक्स को डिस्कस किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बखूबी इस वीडियो की समझ आई होगी। इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा अपने फेलोज के साथ शेयर करना है, ठीक है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर दी है वो इंपॉर्टेंट है, आपने खुद भी जो है वो अपनी बुक से इसको इस टॉपिक को डिटेल से स्टडी कर लेना है, रीड कर लेना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।